बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? एक और सुबह में आपको खुश आमदीद कहेंगे और शुरुआत करेंगे जनाब अल्लाह के नाम से, अल्लाह की बरकत से। और उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने बहन भाई, जितने बुजुर्ग, जो छोटे बड़े, जो सब देख रहे हैं, उन सब को कहूँगा कि आज का दिन आपका बड़ा खूबसूरत और अच्छा गुजरे। और अभी कुछ लोग जो है जो स्कूल से लेट हो गए हैं, तो बहुत लेट हो गए, यानी कि वो स्कूल आज नहीं जा रहे। उन्होंने या तो पेट का बहाना कर लिया है, या तो कह दिया अम्मा आज सर में बड़ा दर्द है, या तो कह रहे कि यार अम्मी आज छुट्टी कर लेते हैं। और कुछ लोग आज छुट्टी हो गई है, जैसे मेरी बहन को आज छुट्टी है। कुछ लोग आज कॉलेज नहीं गए क्योंकि उन्होंने कहा कि यार एक क्लास होनी है, एक क्लास के लिए क्या जाना है। कुछ लोग जो हैं वो इसलिए बैठे हुए हैं कि थोड़ी देर बाद उठ के ना जैसे ही ब्रेक होगी तो चाय बना के दूंगी शोहर को। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। अच्छा, मुझे लगा कि आप ये कुछ लोगों की दौड़ में इतने आगे निकल गए कि आपको भूल गए कहना है। अच्छा, कुछ लोग होंगे जो अभी कहते होंगे कि बस ये इंट्रो हो जाए इनका, फिर मैं चाय बनाती हूँ पराठे। अच्छा, मुझे वाकई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका आपको जब इतना मतलब जिस तरह वो ओवरवेलमिंगली मिलते हैं ना, आपको नहीं पता होता कि वो आपसे ऐसे मिलेंगे। हाल ही में मैं जी हमारे एक नेबर्स हैं, उनसे मेरा तो मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। मैं वापस आ चुकी थी तो वो मेरी मामा से मिलने के लिए गई और मामा कहती कि वो मोना आंटी उनका नाम है, मेरे माँ बाबा की नेबर्स हैं, और कहती कि वो इतनी ज़्यादा वो हो रही थी ना कि मैं वारी सदके कहती सब कुछ कहती, मैं पूरा उनका शो देखती हूँ, उससे पहले सारे काम कर लेती हूँ। इवन ये कि उनके शो के दौरान कोई बाहर डोर बेल दे तो मैं कहती हूँ बजने दो थोड़ी देर तो मैं इतना हंसी इस बात है कि वो कहती थोड़ी देर बजने दो, जब ब्रेक आएगी ना तो फिर मैं चली जाऊँगी। या फिर वो कहती कि मैं तब उठ के जाती हूँ जब गेस्ट जो है वो बोल रहा हो। मैंने कहा यार हमारे गेस्ट भी बेचारे बोलने के लिए आते हैं कि नहीं, गेस्ट बोल रहे हैं आपस की ये बातें काम कर रहे हैं, तो फिर मैं उठ के चली जाती हूँ बाहर देखने के लिए। मैं ये क्रेडिट दूंगा अपनी यकीनन पूरी टीम को, जिसमें हमारे सारे कैमरामैन हैं, हमारे जितना पीसीआर का जितना स्टाफ है, रुबेल, मोइन भाई एंड वो मुझे उनका नाम भूल जाता है, आरटीजी वाले भाई, क्या नाम है, इजाज भाई, हसनैन भाई, जमील, डेविड, उसामा, माजिद भाई, फखर भाई, मुजम्मिल, हैदर को अगर आप भूले ना तो आइंदा से आपको कॉफी नहीं मिलने वाली। हैदर, अनीक, ये सारे लोग जो है ना, ये इनकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स मुअज़्ज़म एंड ऑल ऑफ दीज पीपल, दे आई एम वेरी थैंकफुल कि इन लोगों ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि वी कैन बी आवर वेज। मुझे सब ये कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। कल बड़ी डिस्कशन हुई मेरी, मुझे किसी ने कहा कि आपको जिस तरह आप इधर हैं आप वहाँ पर भी ऐसे। तो मैंने कहा यार ये उन्होंने मौका कहते, आपको क्या लगता है आपको शो में इतनी कॉस्ट क्यों आती है, इतना क्यों होता है? मैंने कहा वो इस वजह से आती है क्योंकि हमें उन्होंने होने दिया जो हम हैं। क्योंकि पहले मैं कभी भी, मैंने बहुत सारे शोज किए आपको पता है, पर मैं कभी भी देयर वाज ऑलवेज अ स्टैटिक मोमेंट, एक वो जो फेक आपको मुझे वाकई हुमायूं लगता है कि जितना इंसान नेचुरल होता है ना, उससे उतने ज्यादा लोग कनेक्ट करते हैं। यूट्यूबर्स से और ब्लॉगर्स से लोगों ने, जो इंस्टाग्रामर्स थे शुरू में जब ये आए थे, तो उनसे इसीलिए कनेक्ट करना शुरू किया था लोगों ने, क्योंकि वो वही बातें करते थे जो हमारे घरों में होते थे। अम्मियाँ जैसे डांट रही हैं, वो वही बात सुनाते थे कि हमारी अम्मी भी ऐसी डांटती है, तो सब कहते थे कि, और बड़ा एक फन एलिमेंट होता था। जैसे अब हम बात करते हैं कि अम्मा ने ये कह दिया, बाबा ने ये कह दिया। दूसरी आवाज किसकी है? कौन सी? There is another voice also, मैं पहचान नहीं पा रहा। Who is that जो मेरे कान पे बोल रहा है? इम्तियाज नहीं, कोई और है। मेरे कान में नहीं बोला। It's a very heavy voice. It can't be हसनैन भाई। I don't know. पर चले मूविंग नहीं, मेरे कान में नहीं बोला, इसलिए I don't know। हलीमा, आज मैंने आपके लिए सवालात लेकर आया हूं। मैंने कहा मैं आपसे सवालात पूछता हूं। ढेर सारे सवालात। हलीमा, आपने अच्छा, सवालात से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये सारे सवाल आप लोगों के लिए भी हैं। जो अच्छा लगता है उसका जवाब दे देना। इन सवालों में से जो भी सवाल पसंद आए, जब आप लोगों ने हमें कॉल करनी है तो उनमें से एक सवाल का जवाब आप लोगों ने हमें पता। मैं अच्छा आपको ये भी बता दूं कि जो सवाल है मैं कोई सोच के नहीं आया। आई एम फेमस इन माय फ्रेंड। मैं अपने दोस्तों में बहुत मशहूर हूं इस मामले में कि हुमायूं अपने सवाल पूछो, क्योंकि जब भी कोई महफिल होती है तो मैं लोगों से सवाल पूछता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। तो अब ये सवाल मेरे ज़हन में नहीं, मैं जल्दी से पूछता हूँ, लेकिन जो आपके दिमाग में पहली चीज है कि आपने जल्दी से फटक के बतानी है, सोचना ज्यादा नहीं है। वाकई किसकी है? वो कह रहे हैं आपकी आंखों में देख के ऐसे लग रहा है जैसे आपकी किसी बड़े पसंदीदा शख्स की आवाज थी।
तो आपको बड़ी खुशी हुई है उनकी और आवाज नहीं पहचानी ना तुमने मुझे भी? मुजम्मिल लग रहा है ये हाँ मुझे भी हाँ मुजम्मिल यानी मुजम्मिल है ये। मुजम्मिल अगर तो आप है ना तो देख लो, इससे नहीं पहचानी, मैंने पहचान लिया। अच्छा दूसरा, हाँ। अच्छा मुझे क्यों थोड़ा सा लग रहा है हसनैन भाई हो सकते हैं। नहीं हसैन नहीं, नहीं है, नहीं? हसन मुजम्मिल है। मैंने पहचान लिया। अच्छा हाँ। ठीक है, मूविंग ऑन हलीमा, सबसे पहला सवाल, ओके 1 2 3 स्टार। हलीमा एक ऐसी चीज जो आप कभी जिंदगी में नहीं करेंगी, वन थिंग यू नेवर डू। One thing I will never do. एक चीज। Never say never to anything। पर फिर वैसे भी तो कोई एक चीज Okay, जल्दी से बहुत सवाल है हलीमा, जो चीज है में आ रही है। यार ऐसी कोई भी चीज नहीं आ रही जो मैं सोचूं कि मैं कभी भी नहीं करूंगी। अच्छा आई थिंक आई विल, मैं अगर मैं बताऊं जल्दी से ताकि वो ये खाने पीने की जो चीजें हैं ना कुछ, वो मैं नहीं खा सकती। अच्छा मुझे लगता है मैं पैसों के लोग लिए आपको कभी, मैं कहते हैं- पैसों के लिए कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आई विल नेवर लाई फॉर मनी। मुझे पैसों के लिए तो कभी- अल्लाह माफ करे, मैं बोल नहीं सकती। कहाँ बताओ। कहाँ से आप हो के आए हो, होस्टिंग करके, न्यूज कास्टिंग करके, कभी ना झूठ बोला। अजीब अच्छा। म्यूजिक और इस बात पे तो वैसे। अच्छा इसमें एक बड़ा मजे की कहानी है। मेरी अम्मी जो है ना, वो जब न्यूज पढ़ के आती थी तो मेरे नाना कहती, शी वाज वेरी यंग, शी वाज अनमैरिड व्हेन शी स्टार्टेड इट, तो वो कहती थी कि जब भी मैं घर आती थी तो मेरे नाना जो है वो मेरी मामा को प्यार करते थे और फिर कहते थे थक गई होगी मेरी बेटी, बड़ा झूठ बोल के आई है, बड़ा। That's funny. हाँ। अच्छा अगला सवाल, हाँ। हलीमा एक ऐसी क्या चीज है जो किसी में आप सबसे पहले नोटिस करती है? सामने से कोई इंसान आ रहा है, सबसे पहली चीज नोटिस करती है? यार तुम बहुत मतलब ऑल टुगेदर हाँ, पर्सनालिटी, appearance wise. मुझे लगता है वाइब, नहीं पर्सनालिटी वाइज, बॉडी पर्सनालिटी पार्ट। वाइज, बॉडी पार्ट, ड्रेसिंग, ओवरऑल ये बॉडी पार्ट ड्रेसिंग। बॉडी पार्ट बता, हाँ स्माइल, स्माइल। हाँ अच्छा मैं मुझे लगता है आंखें, मैं आंखें बड़ी notice उसकी करता हूँ। रीजन I मैं watch बताऊं, eyes. उसकी रीजन मैं बताऊं, कुछ लोगों की होती है बोलती आंखें, लेकिन कुछ लोग अपनी स्माइल से अपनी पर्सनालिटी को बेहतर कर लेते हैं। अच्छा मैं दो चीजें वरना, देखता हूँ, एक तो फटकार तो आपके मुंह पे वैसे ही पड़ी हुई होगी, तो अगर स्माइल नहीं करेंगे ना और ज्यादा विजिबल अच्छा नजर मैं आएगी। दो चीजें नोटिस करता हूँ, एक तो आंखें और एक पैर साफ होने चाहिए आपके। अच्छा पैर नजर लड़कों आते के हैं, तो पर सर्दियों में नजर ही नहीं आते ना। आप देखो मैंने भी बूट्स पहने हुए, तो मेरे भी नजर हाँ। नहीं आएंगे, तो वो पर फिर गर्दन भी ऑल्सो, क्योंकि अगर चेहरे और गर्दन का रंग डिफरेंट है तो मतलब हाँ आपने वो बहुत बड़ा makeup एक किया। ऑफ टर्निंग ऑफ टाइप पॉइंट होता ठीक है। अच्छा अगला सवाल आपसे। अच्छा हलीमा एक ऐसी चीज जो आपको मतलब आप बारी बारी सदके चली जाती है किसी के अंदर हो तो यू लाइक यार ये आजिज़ी। 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 ओके मैं कहती हूँ आजकल के दौर में जिन लोगों में आजिज़ी है ना, उनकी क्या ही बात है, क्योंकि मैंने रिसेंटली भी explain नहीं करना, सवाल बहुत है मेरे पास। बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, नहीं है नहीं होते। अच्छा उनके पास। मैं हाँ जो जी, चीज आप क्या अच्छा, नोटिस करते हो? मुझे सबसे ज्यादा होती है, मुझे केयरिंग लोग, मैं मतलब बिच जाता हूँ केयरिंग। Okay, मुझे को okay. लगता है लोग ख्याल करीब रखने- करीब है, करीब हाँ, करीब हाँ, है। ख्याल रखने वालों को मैं बिच जाता हूँ। ठीक है। हाँ, हलीमा एक चीज जो जिंदगी में कभी बर्दाश्त नहीं करोगी, झूठ ना कहना प्लीज, माइनस कर नहीं दे नहीं झूठ। झूठ नहीं, झूठ नहीं, बर्दाश्त झूठ बर्दाश्त कर लेते हैं। एक चीज जो कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी, मंसूर जब मुझे से प्यार मंसूर से नहीं, बात आपने नहीं generally करते, बताना है। जनरली नहीं मैं बता सकती। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते, तो उनकी सब पे बर्दाश्त कर लेती हूँ। मंसूर और बाबा जब मुझे तुम कह के बात करते हैं या मुझे लगता है कि गुस्सा हो रहे हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं होता, मैं रोना शुरू कर देती हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे वन थिंग जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता वो ये कि बिट्रेल, दगाबाजी, मुझे कोई डबल क्रॉस कर रहा हो, मुझे मतलब मैं बर्दाश्त कर चुकी हूँ नहीं, ये। मैं कभी भी अगर मुझे लग रहा हो ना कि ये इंसान जो मेरे सामने ही वो नहीं है। प्रोफेशनली नॉट पर्सनली, प्रोफेशनली मैं बर्दाश्त कर चुकी हूँ कि लोग आपको डबल क्रॉस। अच्छा मैं ना मैं खुद ऐसा हूँ ना मैं बर्दाश्त करता हूँ। अच्छा एक ऐसा आखिरी सवाल। आखिरी सवाल। अच्छा एक ऐसी चीज हलीमा जो आप इंसानों में नहीं, जो आपके दिल के बहुत करीब है, इट हैज टू बी टैंजिबल। इंसानों में नहीं, ना नो इंसान, चीज होनी चाहिए। दिल के बहुत करीब है, क्या होगा? ना मेकअप, नो नो नो, तो जल्दी बताओ। मतलब टचेबल चीज हो। हाँ टचेबल चीज हो, या टचेबल ना भी हो। आई विल से अ प्लेस का नाम ले सकते हैं? ले हाँ चलो ले लो। चलो ठीक है, अल्लाह मियाँ का घर। अल्लाह में घर, चलो ठीक है, पर वैसे कोई टैंजिबल चीज बताओ। यार मैं ऐसे कैसे बताऊं कुछ? जल्दी से बताओ, कुछ चीज जो तुम्हारे दिल के बड़ी करीब हो, तुम पा सकती हो हमेशा। यार गाड़ी। गाड़ी। हाँ, अच्छा ठीक है। चलो गाड़ी कर लो, चीजों अच्छा में गाड़ी बता मेरी जो सकते हैं। चीज है जिसके जब मैं बहुत पास रखने की फोन कोशिश तो करता नहीं हूँ। है? नहीं वो है तस्वीर, वन पिक्चर
पिक्चर फ्रेम ऑफ समबडी, किसी की तस्वीर है Okay. जो मेरे हमेशा पास होती है, मेरे दिल के बड़े नहीं, करीब नहीं, होती है। ऐसा यहाँ पे मैंने लेकिन कभी छोटा सा कोई ब्रेक, चीज़ ब्रेक के बाद रखी वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह। सारे सवालों में से जो सवाल आपको अच्छा लगता है आप उसके जवाब दीजिएगा, कहीं मत जाइएगा। आज आपको कुछ धुनों पे आपको कहेंगे कि साथ हमारे यार इतना ना बोलो, फंबल हो जाए। नहीं, ओके, मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ। सुबह खैर, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सवालों को जो सिलसिला हमने शुरू किया था वो सवाल आपके लिए भी हैं, और आपने उनमें से कोई भी सवाल अगर आपको अच्छा लगता है उसका जवाब अपने कॉल पे जरूर देना। प्लीज हमें सवाल रिपीट ना करना पड़े, खुद मजेदार से जवाब देते हैं। और कितने मजे के मेरे सवाल पूछे थे आपको याद तो है। अब हमको बताऊं कि बड़े मजे की बात यह है कि आज हम आपको उनसे मिलवाने जा रहे हैं जो कि नन्हे मुन्ने राही से बड़े भी राही हमारे पास हैं। तो 2 नन्हे मुन्ने राही हैं और 2 बड़े राही हैं, और बड़े मज़ेदार सी आज उन्होंने धुनें हमें इस शो में ऑफ द रिकॉर्ड भी सुनाई हैं, और रिकॉर्ड ठीक है ऑफ द रिकॉर्ड में सुनाई है, और बड़ा मज़े की जो धुनें बजाई हैं। और एक तो जो है ना, यकीनन तीनों बड़े खूबसूरत आर्टिस्ट हैं, लेकिन हाँ। जो में से एक है ना वो इतनी चिची आ रही है ना मुझे उसको देख के, इतनी क्यूटी सी, इतनी सी है वो, टोटल इतनी सी है वो। और उसकी जो इंस्ट्रूमेंट है वो उससे बड़ा है, ठीक है, साइज़ में वो खुद छोटी है, इंस्ट्रूमेंट साइज़ से बड़ा है। और मुझे ये लगता है कि उसका जो शोल्डर है ना उसमें इतना वजन कैसे रखता है, लेकिन क्या बजाती है वो, क्या बजाती है। सोचोगे हुमायूं क्यों नहीं बता रहा कौन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आपको मिलवाने लगे हैं हम। सबसे पहले आपको फ्लोरेंस आकाश जो है वो वायलिन बजाती है, उनकी उम्र तकरीबन 11 साल है। अस्सलाम वालेकुम फ्लोरेंस, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, उसके साथ हमारे बैठी हुई है आयडा आकाश 13 साल की है जो बजाती है गिटार। अस्सलाम वालेकुम आयडा। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? फाइन, बिल्कुल ठीक ठाक, टिप टॉप, मजे में। ग्लव्स बड़े मजे के पहने हुए आपने। थैंक्स। और उसके बाद हमारे पास आते जी इनके जो सरबराह हैं, इनके जो वालिद साहब हैं वो हैं जावेद बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, बिल्कुल ठीक। ये आपका नाम सोच के रखा गया था जावेद बशीर, क्योंकि जावेद बशीर आपको पता है बड़े मशहूर भी हैं। नहीं, मेरा सोच के नहीं, मेरे वाला साहब ने रखा था। मुझे लगता है इस नाम में कुछ है, इस नाम में आर्टिस्ट की कोई पहचान है, क्योंकि जावेद बशीर साहब भी जो है वो भी बड़े मायनाज सबकॉन्टिनेंट के बड़े जो है वो बड़े आर्टिस्ट है। आप तीनों को खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले हम सवाल पूछते हैं, कैसे हो सकता है हम आज आपसे ना पूछे। सबसे पहले फ्लोरेंस आपसे पूछते हैं, सुबह कितने बजे उठती हो? मैं सुबह जब स्कूल जाती हूँ, रेगुलर रूटीन में स्कूल जब, तो मैं 7 o'clock या 7:15 में उठ जाती हूँ। वैसे मैं 9-10 o'clock में उठती हूँ। 9-10 o'clock उठती हो, कोई उठाता नहीं है आपको? और 9-10 भी कोई उठाता है कि खुद ही उठ जाती हो? उठ जाती हूँ। और सोती कितने बजे हो रात को? सोती मैं 9-10 बजे। 9-10 बजे। आप ये तो बताएं। भाई अच्छा टाइम है, 9-10 बजे मजेदार सो सा। जाओ, आयडा हाँ। आप? मेरा भी यही टाइमिंग, हम लोग सब इकट्ठे सोते हैं उठते हैं, यही है हमारा। अच्छा, एक बेल बजती है घर में, सब सो जाएं, सब सो जाते हैं, सब उठ जाते हैं। छुट्टी की बेल। छुट्टी के बेल। जावेद साहब, आप कितने बजे सोते हो? वो तो कह रही है सब साथ सोते हैं, ये बात सच है? हाँ, ठीक कह रही चलिए है। आपसे नहीं पूछता, मुझे लगता है बड़ा जाती सवाल है आपसे सोने। अच्छा, स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क खलीफा, मुझे बड़ा दिल था जिनसे मैं सवाल पूछूं। जो ये छोटी सी फ्लोरेंस बैठी है ना, जो फ्लावर वाली फ्लोरेंस है, फ्लोरेंस सबसे पहला वायलिन कब बजाया? कब सबसे पहला जो है वायलिन हाथ में लिया और बजाने की ट्राई की? जब मैं 7 years की थी तब मैंने स्टार्ट कर दिया था वायलिन। 7 years की थी तो इंस्ट्रूमेंट आपने खुद चूज किया या बाबा ने गाइड किया कि आप ये इंस्ट्रूमेंट कर लो, या आपके लिए अच्छा है, या आयडा को देख के ये ख्याल नहीं आया कि मैं भी गिटार बजाना शुरू कर देती नहीं, हूँ? बाबा ने भी गाइड किया था और मैंने खुद भी सोचा कि मैं वायलिन करूँगी। क्यों पसंद था? बिकॉज आई लव वायलिन। बस ये काफी वजह। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जो वायलिन आपके पास है ये बेबी वायलिन है? ये वायलिन का साइज होता ही यही है? नहीं, 4 तरह के साइज होते हैं, तो ओए होए। मेरे ये साइज है वायलिन अच्छा, का। 4 अभी आपको साइज है जावेद साहब? ये सर प्रोफेशनल वायलिन है ये। अच्छा, एक 4x4 होता है, वो इससे बड़ा है, बाकी उसके ये 3x4 है। अच्छा, ये बड़े से उससे छोटा है? हाँ, लेकिन बस। इसका मतलब है 2 साइज इससे भी छोटे हैं। हाँ, जी। 2 इससे छोटे हैं। तो उनकी क्या ट्यून्स वगैरह में कोई फर्क होता है या वो क्या? इससे जो changes छोटा है? वायलिन है, मेरा बेटा वायलिन बजाता है, उसके पास है। अच्छा, कैमरा 2 ही रखिए, मैं सिर्फ देखता हूँ इसका वजन कितना है। ये फ्लोरेंस उठा सकती है उस फ्लोरेंस जैसे भी यहीं से दिखाओ, बैठे बैठे दिखाना, मुझे दिखाओ कितना वजनी है।
अच्छा नहीं यार, ये तो बड़ा लाइट वेट है। जी। ओ आप नाइस गिरा यार, मत देना, ऐसा ये मत बड़ा करो, भाई नाइस, ठीक ये है? तो बड़ा लाइट वेट है। वेट लाइट है लेकिन बजाना थोड़ा वहाँ थोड़ा हाँ हाँ, मुझे मुश्किल लगा मुश्किल आ शोल्डर जाती इतना है। छोटा सा मिन्ना सा शोल्डर, उस पे कैसे उसके लिए रखते बहुत मेहनत चाहिए। बहुत मेहनत Of चाहिए और course, बहुत of ज़्यादा course. टाइम चाहिए इसको प्रैक्टिस करने का। एडा, आपने खुद चूज़ किया था कि मैंने गिटार बजाना है, या ये भी बाबा ने थोड़ा गाइड किया कि ये आप चूज़ करो, ये अच्छा है, इसमें आपके पॉलिश हो जाओगे आगे जाके? नहीं, मैंने खुद चूज़ किया था क्योंकि मुझे गिटार बहुत पसंद था, तो मैंने क्यों? खुद- सुन सुन के पॉप कल्चर में या जी। बैंड में सुन के? जी, बैंड्स वगैरह सुन सुन के फिर मुझे ये पसंद आया। अच्छा, कोई यकीनन जावेद साहब से तो बड़ा दिल चाह रहा है बातें करने का, पर तुम दोनों इतनी क्यूटी सी हो ना, सब चाह रहे हैं हम आखिर में उनके पास आएंगे। लेकिन आयडा, ये जब भी म्यूज़िक की बात आती है, जब चीज़ें होती हैं, मेरे जिस तरह वालिदैन हैं, पढ़ाई जब आप कर रहे होते हो तो कहते हैं गिटार छोड़ दो, फ़ौरन छोड़ दो, पहले होमवर्क कंप्लीट करो, पहले ये करो। तो क्या बाबा माँ पापा ऐसे हैं कि पहले कहते हैं छोड़ दो गिटार, कभी करते हैं? नहीं, वो कहते हैं कि टाइमिंग्स बनी हुई है, आप समझदार हो, आपको पता है कब गिटार को इस्तेमाल करना और कब होमवर्क करना है। टाइमिंग्स बनी हुई है हमारे घर में कि गिटार की ये टाइमिंग है और इस तरह हम लोग बजाते हैं, तो टाइमिंग्स बनी हुई है घर के, इस टाइम हमें पढ़ाई करनी है, इस टाइम हमें गिटार बजाना है। ये फ्लोरेंस सच कह रही है ये झूठ कह रही है? सच कह रही है, सच्ची बताओ फ्लोरेंस, मुझे बता दो यार, सच कह रही है। सच कह रही है, पक्की तो बात। रोज प्रैक्टिस करते हैं बाबा के साथ, या कोई वीकेंड पे सेशन रखा हुआ होता है, या ऑल्टरनेट डेज पे करते हैं? नहीं, रोज़ प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। कितने देर? हम 2 आवर्स 1 आवर। 2 घंटे रोजाना? जी, क्या बजाते रहते हो उसमें? ऐसे ही ये different- प्रैक्टिस different- करते हैं। हाँ जी, काफ़ी सारे सॉन्ग्स आते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। जावेद साहब, अब आपकी तरफ आते हैं, यकीनन बच्चों से दिल करता है बात करने का, क्योंकि माशाल्लाह इट फील्स सो गुड कि जब आप अपनी बेटियों को माशाल्लाह ये खूबसूरत आर्ट सिखा रहे हैं। आपको बुलाने का मकसद ज़्यादातर यकीनन आपसे धुनें सुनेंगे, आपकी आर्ट की जितनी तारीफ़ करेंगे वो तो कम है, लेकिन जावेद साहब एज अ फादर आप बड़ा रोल मॉडल हैं बहुत सारे लोगों के लिए। मैं सॉरी ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोई सच्चाई भी है, अपनी बेटियों को सिखाना नहीं सिखाते, वो कहते नहीं तो अब मैं अपनी बेटियों को तो ये बिल्कुल आर्ट नहीं सिखाऊंगा, लेकिन आपने अपनी बेटियों को ये आर्ट सिखाया जो कि अपने आप में ये हुस्न है, ये खूबसूरती है। कभी डर लगा कि नहीं इनको सिखाऊंगा, इसमें तो करियर भी नहीं है, ये ना ये करियर अपना लें? क्योंकि हमारे यहाँ आर्ट की उस तरह इज्जत नहीं है जिस तरह दूसरे माशरे में दूसरी जगहों हम पर सारे है। ममालिक में हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखें हमने शुरू करेंगे, हम इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, और हमें एम्पावर करने की बच्चों को ज़रूरत है, और बच्चियों को ख़ास तौर पर। और लोग अगर हमें कभी ऐसा कोई हो कि हमें कोई गवर्नमेंट सपोर्ट करे, आज हमारा म्यूज़िक सुने, अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हम इस म्यूज़िक को बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं। इंशाल्लाह। जो ड्रीम म्यूजिक एकेडमी आपकी अपनी है? यस सर, मेरी ड्रीम म्यूज़िक एकेडमी भी मैं रन कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, फिज़िकल भी होती हैं, बहुत सारे लोग मुझसे आउट ऑफ कंट्री भी सीखते हैं और यहाँ भी पाकिस्तान में भी सीखते हैं। ऑनलाइन सिखाना जावेद साहब आसान है, मुश्किल है, बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, या अटेंशन स्पैम की वजह से देर लगाते हैं जरा वेरी चीज़ें गुड सीखने में? क्वेश्चन आई थिंक, हाँ, क्योंकि नहीं, ऑनलाइन सीखना बड़ा मुश्किल बड़ा है। मुश्किल काम। ऑनलाइन एक देखें, टीचर अच्छा होना चाहिए और स्टूडेंट अच्छा होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें जब ठीक हैं, वो अच्छे से गाइड करें, वो अच्छे से समझे, तो इंशाल्लाह ऑनलाइन भी बंदा आराम से सीख जाता है। जावेद साहब, ये जो 2 नन्ही मुन्नी बच्चियां बैठी हुई हैं, यकीनन माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए भला चाहते हैं, और वो Yes. चाहते हैं मेरा बच्चा सबसे आगे हो। आपने जब ये सिखाया होगा तो कुछ तो सोचा होगा कि फ्लोरेंस और आयडा 10 साल बाद या 20 साल बाद इस पोजीशन पे देखना चाहता हूँ। वो क्या पोजीशन है जहाँ पर, क्योंकि वो पोजीशन आप बताएंगे तो शायद घर में बैठी कोई नाजिश या किरण जो बजाना चाहती है उसको वो भी मिलेगा कि इसका कोई सोचेंगे, करियर हाँ, है। हाँ। तो कहीं देखते हैं आप इन दोनों को कहीं पे कि 10 साल बाद 20 साल बाद कहाँ खड़ी होंगी? हाँ जी, मैं देखें मेरी पूरी कोशिश है कि ये अच्छे से पढ़ें, और पढ़ने के साथ साथ ये म्यूज़िक में हमारा कल्चर म्यूज़िक बजाएं पाकिस्तान का, उसमें हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। चाहे ये बेशक बहुत अच्छा पढ़ के डॉक्टर बनती हैं या किसी भी शोबे में जाती हैं, तो लेकिन ये पाकिस्तान का जो है नाम हमने अपने इस टैलेंट से बनाना है। फ्लोरेंस अस्पताल में वायलिन बजा ले, लोग ठीक हो जाएंगे। क्यों नहीं, भाई? लेकिन वाकई जो हुमायूं ने बात की थी ना, वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी कि हमारे यहाँ आर्ट की उस तरह से कदर नहीं है। अब अगर ये बच्चे जो हैं किसी हमसाए ममालिक में होते तो लोग
हैरान हो रहे होते कि ये क्या कर रहे हैं, और आपको भी उस्ताद का दर्जा दिया हुआ होता है। वहाँ पे तो जो सिखाता है उसको उस्ताद ही कहा जाता है कि ये उस्ताद साहब है, मेरे ये उस्ताद साहब है। बड़े बड़े लोग जो है वहाँ के अपने उस्तादों का जिक्र कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो चीज़ मौजूद नहीं है। और अगर हम जाते भी हैं एक आधी दफ़ा हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बच्चे आके परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर हम उनको कभी नहीं देखते। छोटे छोटे बच्चे जो है वो गानों में आते हैं, एल्बम्स में आते हैं, उसके बाद हम उनको दोबारा देखना बंद कर देते। इसकी क्या वजह है? लोग बार बार उन लोगों को क्यों नहीं सुनते ताकि वो भी आगे बढ़े? प्लेबैक सिंगिंग की तरफ इन बच्चों को क्यों नहीं लेके आते? आपको क्या लगता है, यहाँ पे लोगों का ज़ौक नहीं है या और मसले मसाइल हैं, लोग खुद ही छोड़ आंसर देते भी हैं? खुद ही मैडम दे रही हैं। इतना ज़ौक वो नहीं है ना हमारा। आपको पता है पाकिस्तान में लोग म्यूज़िक को इतना अच्छा नहीं ना समझते हैं, लेकिन आजकल ऐसे नहीं है। अब लोग उनको शौर आ गया है, लोग म्यूज़िक सुनना चाह रहे हैं, म्यूज़िक सिखाना बच्चों को चाह रहे हैं। आजकल बहुत सारी मुझे कॉल्स आती हैं जिनमें बच्चों को अब अवेयरनेस जिसे कहते हैं ना, वो अब आ गई है।
सपनों की दुनिया से कॉल आई थी और सपनों में दोबारा चली गई, देखें। और क्या बेहतरीन बजा रहा है। मुझे अब समझ आई आपका नाम फ्लोरेंस क्यों रखा है। यू आर एक्चुअली अ फ्लोरेंस आयडा। आई लव्ड इट द वे योर फिंगर मूव्स। और मुझे लगा कहीं अभी खराब होगा, अभी कोई स्टिक छूट जाएगी या कुछ हो जाएगा, अल्लाह ना करे। बट यू गाइज वर जस्ट अमेजिंग। और ये कोऑर्डिनेशन बड़ी मुश्किल होती है जावेद साहब, कि तीनों का एक साथ जो है वो सुर जो है वो निकले भी, बजे भी। तो ये कोऑर्डिनेशन बहुत प्रैक्टिस है, या ये बेटी और बाप का रिश्ता मजे का है जल्दी बन गया? नहीं, रिश्ता म्यूजिक में नहीं है, प्रैक्टिस है। वो म्यूजिक को समझती हैं, बीट को समझती हैं, कोऑर्डिनेशन बन जाता है फिर। एक गाने की आप लोग कितनी दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और जिस तरह से उन दोनों ने बजाया है, जिस कॉन्फिडेंस से बजाया है कि उनको पता है कि हम कहीं कोई, जिस तरह हुमायूं ने कहा, उनको पता है हम कहीं कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, बिल्कुल स्मूथ उसी तरह से चलेगा। तो ये उस तभी होता है जब आप एक चीज़ को इतनी दफ़ा करते हो कि वो आपकी हैबिट बन जाता है। एक गाना हमें हर एक गाना बहुत दफ़ा बजाना पड़ता है उसको क्लियर करने के लिए, उसके नोट्स जो हैं उनको क्लियर करने के लिए, तब वो जाके क्लियर होता है। पोर्शंस में तोड़ तोड़ के बजाते हैं, हाँ तोड़ जी, तोड़ ऐसे- के हाँ जी, सीखते हैं। ऐसे सीख रहे हैं। जो गिटार बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं, पियानो बजाते हैं, मुझे ये लगता है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि उनकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी होती है, वो गाते भी बड़ा अच्छा है। तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आयडा, फ्लोरेंस, जावेद साहब में से किसी एक की आवाज़ तो बहुत बेहतरीन है। और वो कौन है ये आप खुद बता दें, राज खोल दे, वरना ये आयडा आप बताओ किसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी है? आपकी अपनी अच्छी है, इन दोनों में से किसी की अच्छी है? हम में से कोई भी सिंग नहीं करता, लेकिन मैं कर रही हूँ सिंगिंग की प्रैक्टिस। हम सिंगिंग मैं करूँगी आगे। करोगी तो कोई थोड़ा सा सुना इंशाल्लाह। दो, कोई अपना गाना, कोई कोई भी जो सुना दो। सबसे अच्छा लगता है, जो सबसे अच्छा लगता है। अभी तो मैंने कोई सॉन्ग नहीं तैयार किया कि मैं एक सुनाऊं। लाइन सुना दो, हम सुनने के लिए बेकर। मैं सुना दूंगा अभी वो। चले आप सुना दें, ये देखा छुपे रुस्तम ये निकले। एक बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा मैं सुना देता हूँ। अगर चले आप सुनाएं, हम आपके साथ दे देंगे। जी, थोड़ा सा। आयडा, फ्लोरेंस साथ दोगी पापा का गाने में? आज हम कर लेंगे। कौन सा यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है? चलें जी, जावेद साहब सुनाएं आज। जब हुमायूं गा रहे हैं तो फिर आप लोग भी गा सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। ठीक है, चले जी। मेरे ख्याल में ये फोन अगर सेट कर दी जाए जी पियानो की, ताकि आवाज़ हमें आ जाए, और फिर हम जो है इसको ज़बरदस्त सा किस्म से गाना जो है ना हम सुन लेंगे, और हम आयदा से भी सुनेंगे, और फिर फ्लोरेंस से भी कहेंगे यार थोड़ा सा आपको गुनगुना दें, क्या ही मसला हो जाएगा। मेरे ख्याल में हमारे भाई थोड़ा सा उसको ठीक कर दे। अच्छा फ्लोरेंस, जब स्टार्ट पे बंदा सीखना शुरू करता है, मुझे बहुत शौक है वायलिन का, बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है, तो मेरे ख्याल में वो भी बजाने लगे। पर जल्दी से बता दो, जब शौक होता है तो आपको होता है कि जल्दी जल्दी सीख जाएं, बस 2 दिन में, हफ्ते में बस आ जाए, और आप उसी एक टोन पे आपको सिखा रहे होते हैं, तो वो आप एक ही टोन पे ना बजाए जा रहे होते हो। ये कितना लंबा प्रोसीजर है, कितने टाइम में आपने सीखा है? एक ब्रेक के बाद पूछेंगे आपसे, कहीं मत जाइएगा, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक और सुबह, और पूछेंगे फ्लोरेंस से कितनी देर में वायलिन सीखा जा सकता है। जी वेलकम बैक टू द शो। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किस्म की धुनें जो हैं वो हम आप लोगों को सुना रहे हैं, और खूबसूरत लोगों के साथ, खूबसूरत बच्चों के साथ। आपने फ्लोरेंस से सवाल बता दो पूछा कितना था। टाइम लगता है वायलिन सीखने में, आपको कितना लगा था? मुझे तो 1 ईयर में मैंने सीख लिया था। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की, तो और सॉन्ग सीखे। अभी भी मैं सॉन्ग्स कर रही हूँ कुछ, मतलब 1 ईयर में आपने सीखा था? हाँ, पूरा 1 ईयर एक में साल वायलिन लगा। पूरा आ गया आप ये मत समझो कि आप एक हफ्ते एक साल में, चलो लेसन्स कंप्लीट हो गए थे 1 ईयर में, अभी भी कर रही हूँ मैं। और आयजा, गिटार पे कितना टाइम लगता है? हम दोनों ने एक साथ ही स्टार्ट किया था, और 1 ईयर में मेरा भी कंप्लीट हो गया कंप्लीट था। हो गया था, सारे अच्छा, टोन पहली धुन कौन सी बजाना सीखी थी? क्योंकि पियानो में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो पहली धुन वो बजाना सीखते हैं वो हैप्पी बर्थडे होती है। इज दैट ट्रू? और पाक से ज़मीन भी। वो पाक से ज़मीन भी पाक है, वो आसान होती है जावेद साहब, इसलिए इसे ज़्यादा सीखते हैं क्या है? एक्चुअली बेसिक नोट्स होते हैं ना, हाँ, वो सीधे सीधे नोट्स ABC होते हैं। वाले हाँ नोट्स जी, होते हैं उसमें। इसलिए वो मैंने भी सीखे थे हैप्पी बर्थडे। पियानो घर में बचपन में आपको हमेशा सबसे पहले एक पियानो ला के दिया जाता है, और हाँ। कहते हैं कि बेटा देखते हैं इंशाल्लाह म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाएगा, उसके बाद कभी जिंदगी में कुछ ना एक वो भी हम मरी के माल रोड से एक वो फ्लूइड लेते थे जिसके ऊपर पियानो वाली वो लगी होती थी, उनमें से भी वो बजानी मैंने सीखी। आपने कुछ सुनाना था हमें जो अपनी आवाज में थोड़ा हाँ सा जी, मैं गुनगुना थोड़ा दें। सा सुना देता हूँ। प्लीज प्लीज। नुसरत फतेह अली खान साहब की 2 लाइनें सुना देता हूँ। जरूर जरूर। जरूर।
खान साहब बहुत बड़े लोग हैं जी, मैं तो ऐसे ही बेशक बेशक बिल्कुल दुरुस्त पा रहे हैं। पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे, तारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ तारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे, तारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, लागे नहीं मारा जिया रे, नैना ने थारी कैसा जादू किया रे, तारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ तारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। जबरदस्त क्या जबरदस्त, बात है, बहुत क्या बात खूबसूरत बहुत खूबसूरत। हमारे हमारे पास साथ कॉलर कॉलर है जी मिर्जा दानिश है। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से। वालेकुम जी कैसे हैं दानिश साहब? जी मैं ठीक। बच्चों का टैलेंट देख रहा था, अच्छा है माशाल्लाह। जी, माशाल्लाह। और होना भी चाहिए। बस ये एक हर जगह पे अच्छी चीज के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिसको बेहतरी के लिए जरूरत होती है, और बच्ची ने कहा जी 1 साल में मैंने सीख लिया, तो ये तो सारी जिंदगी का प्रोसेस है, चलता रहा। ना दैट इज ट्रू, बिल्कुल, दैट इज बिल्कुल। ट्रू। कोई भी चीज है। दारी साहब, और अगर आपको आर्ट की पहचान है ना, और अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगता है आप भी किसी कहीं ना कहीं पे आर्टिस्ट जरूर है। आप क्या करते हैं? जी मैं बस प्रॉपर्टी का बिजनेस है मेरा। वो भी एक आर्ट है जी, बेचना भी। इससे बड़ा आर्ट और जी, क्या हो बिल्कुल, सकता है बिल्कुल, किसी को कन्वेंस करना। पर बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब कॉल करने के लिए। सलामत रहे, खुश रहें, आबाद रहें। और अब आप तीनों को जब भी मैं देख रहा होता हूँ, जब भी कुछ बजा रहे होते हैं, आप देखिए कंटिन्यूस स्माइल होती है फ्लोरेंस के चेहरे पे। हाँ, फ्लोरेंस हंस रही होती है और किसी ना जब किसी नहीं बात बजा पे। रही होती तब ज्यादा हंस रही होती तब ज्यादा हंस रही होती है। अच्छा फ्लोरेंस, कमिंग बैक टू यू, मुझे ये बताओ, जब क्लास में सबको पता होगा आप बजाती हो, तो कंपटीशन में भी बजाती हो, क्लास में भी बजाती हो, दोस्त थोड़ी सी तारीफ शरीफ करते हैं कि वाह फ्लोरेंस क्या आप वायलिन बजाती हो। ये थोड़ी सी शो ऑफ करने के लिए किस दिन ले जाती हो वायलिन के, आज बजा ही लेती हूँ, क्या करूँ। जी मैं शो ऑफ करती हूँ। नहीं मुझे करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और एक दफ़ा हम लोगों ने अपने स्कूल में प्रोग्राम था ना 14 अगस्त का, तो उसमें हम लोगों ने दो सॉन्ग्स प्ले किए थे। और वो क्या थे वो? एक था सोनी धरती और एक था, कौन सा था याद नहीं है। एक सोनी धरता था और वतन की मिट्टी। वतन की मिट्टी। तो उस पे तो सारे बहुत इम्प्रेस हुए होंगे। अच्छा, जो भी इस एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं, एक्टिविटीज में होता है उससे लोग बड़े इम्प्रेस होते हैं। हाँ एग्रीड। teachers अगर भी सोनी धरती सुन लिया जाए थोड़ा सा तो मजा आ जाए, क्योंकि आज मैं तो चाह रहा हूँ आपका आर्ट आप बजा सकते हैं सोनी धरती? नहीं वो बजा तो सकते हैं, लेकिन आज आपके लिए ये नुसरत साहब के और मैडम नूरजहां के गाने बहुत ready जरूर करके जरूर। तो फिर आप लोग टाइम क्यों वेस्ट कर अच्छा रहे हैं? मैडम का कोई यार, मैडम का हो तो फिर कैसे हो इतने सकता बड़े है? फैन हैं पहले उनके। नुसरत साहब की सेटिंग की हुई है हमने, फिर चले डाल, जरूर। पहले नुसरत साहब को सुना दे। खान और साहब कौन की- सा? सानू एक पल चैन ना आवे। ओए होए, वो भी आ नहीं रहा, ये बात सच है, नहीं आ रहा, इधर भी नहीं आ रहा। ये तो पूरी कौम का मसला, मैं चैन से नहीं आ रहा। ना लेने दे रहे ना चैन।
जबरदस्त क्या बात है, जबरदस्त, क्या बहुत बात है। सूदिंग, Thank you. बहुत सूदिंग, आपको पता है मैं बहुत कहीं और ही चला ज्यादा। गया पता है मैं यहाँ नहीं था मैं कहीं और चला गया। साइका मैं वापस नहीं आया अभी तक, आप आ गई। साइका अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साइका कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हमायूं भाई आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और दुर्दाना भी अच्छी लग रही है। हलीमा भी बहुत अच्छी लग रही है। मैंने काफी दिनों बाद आज कॉल की है तो मेरे नाम ही जेहन से निकल ही जा रहे हैं। कोई बात कोई नहीं, नहीं, कैसी खैर। है साइका, खैरियत से थी? इतने हाँ दिनों बाद जी, क्यों अल्लाह का कॉल शुक्र की है? है, ठीक ठाक। बहुत अच्छी बात है, बच्चों को म्यूजिक में आगे आना चाहिए, हर चीज का टैलेंट होना चाहिए सही बच्चों कह में। रही हूँ। बेशक तो बेशक। बहुत अच्छा इन्होंने तुम्हें दिल प्रोग्राम किया है। और मैं ये कहना चाह रही थी कि सिर्फ एक जुमला जो आपने लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ने भी कहा है कि सुकून सिर्फ मेरे जिक्र में है। ये नॉन मुस्लिम के लिए तो ठीक है, लेकिन आप म्यूजिक भी एक हद तक अच्छा लगता है। और रूह की गज़ा लिखा हुआ है, रूह की गज़ा सिर्फ अल्लाह का जिक्र है। सिर्फ ये कुफरिया कलमात हो जाते हैं और कोई मसला नहीं है। बाकी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, हर बहुत चीज़ शुक्रिया। बहुत अच्छी है। आपकी राय यकीनन बहुत- बहुत वेरी शुक्रिया, इंपॉर्टेंट। बहुत और शुक्रिया आपने जो कहा वो आपका बहुत यकीनन अब देखिए हर किसी का अपना कॉन्सेप्ट है। ये आपकी राय है क्योंकि हम लोग वो बात करते हैं जितनी हमारी नॉलेज होती है, ठीक है। और हम हमारे लोग जितने भी देखने वाले हैं वो बहुत सारे हैं, तो हर किसी की पसंद को, उनके टेस्ट को, उनकी चीजों को मद्देनजर एंड हलीमा रखना याद पड़ता है। रखिएगा, बच्चे आई एम तो सो सॉरी। उनको जितना भी हम इनकरेज करें उतना कम। और हलीमा ये याद रखिएगा क्योंकि अगर आप अगर माजी में भी देखें, आप बहुत सारे आपको किस्से, अभी तो यहाँ पे बहस करना बेकार है, लेकिन आप माजी के बहुत सारे किस्से देखें जहाँ पे डफ भी बजाई गई, जहाँ पे म्यूजिक भी बजाया गया, जहाँ बहुत सारी चीजें की गई। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपकी बात जा बजाए, क्योंकि मैं भी अक्सर ऐसी बात करता था जितनी मेरी नॉलेज होती थी। और पर ये याद रखे, ढादे मंदिर ढादे मस्जिद ढादे जो कुछ ढेड़ा, पर किसे दा दिल ना ढावी, दिल विच मौला रहना। किसी की तारीफ कर दिया करो, वो अच्छा होता है। और मुझे तो मजा आ गया भाई आपकी फ्लोरेंस, आपके हाथों में जो जादू, वो जो आप बीच में आपने ना वो ओए होए, पता है क्या मजा आ रहा था मुझे, वो जब आप छोड़ती थी ना और फिर आप दोबारा से ओए होए होए और फिर आप उसके अंदर चले गए थे। और हाँ, और छोड़ने वो और हाँ। मैंने कहा यार मैं तो ये मैंने सीखना है अब इंशाल्लाह। और आपकी बात अगर मैं करूं तो यू आर सो सटल, इतने आराम से आप, इतने मैच्योर गिटारिस्ट की तरह। मैंने कहा यार कहीं तो धुन इसकी खराब जाएगी, सही इट इज ऑन नहीं, लेकिन अब वाकई जिस तरह हुमायूं कह रहे हैं ना कि आप दोनों की बॉडी लैंग्वेज में उसकी ऑब्वियसली एक बचपना नजर आता है, और एडा आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो वाकई ऐसी है कि आप मतलब बता रहे हो पता है कि क्यों मैं मुस्कुराती है जब जल्दी उससे बुला जाती है? क्योंकि आइडा है उसका नाम। आप एक सिटी का नाम ले रही है, ठीक है? क्योंकि आइडिया है उसका नाम, और वो भी इमेजिनरी सिटी है, डज इट एग्जिस्ट, यू हाँ, नो। हाँ। तो आप जैसा बजाते हो ना, वो उसमें लग नहीं रहा कि एक बच्चा बजा रहा है, उसमें एक ऐसा बंदे का लग रहा है जिसने बहुत रियाज किया हुआ है, जिसकी बहुत प्रैक्टिस है, और एक मैच्योर इंसान की तरह बजा रहे हो। बच्चे की बिल्कुल फीलिंग नहीं आ रही है। तो जावेद बाकी साहब, hats गिटार off भी आपने सिखाया और वॉयलिन भी आपने इन्हीं को सिखाया। जी, जी। तो आपने कहाँ से सीखा है जावेद साहब ये सारी चीजें? पियानो भी आप माशाल्लाह क्या उस्ताद हैं, गाना आपने गाया उसमें भी आप उस्ताद निकले, आपने कहाँ से सीखा? नहीं सर, इतने हम अच्छे नहीं हैं जितनी आप तारीफें करें। तारीफ सिर्फ उस ज़ात की है। बेशक बेशक बेशक, तो- लेकिन उस जात ने आपको ये टैलेंट दिया और उसकी हाँ, तारीफ कैसे ना की जाए। हुनर की तो तारीफ करनी तो चाहिए जो मेरे जिसके डिफरेंट पास मेरे हो। उस्ताद हैं जिनको मैं फॉलोवर्स हूँ। उस्ताद अच्छा। ताफो खान साहब का मैं फॉलोवर्स हूँ। मेरे बच्चे उस्ताद रईस साहब के फॉलोवर्स हैं। हम उनके बड़े नाम हैं, ये बहुत बड़े नाम हैं। और हम कोशिश करते हैं, हमें इतना आता नहीं है, बस कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह जब आप कहेंगे भी नेक्स्ट टाइम आपको तुम्हें दिल लगी हम सुनाएंगे, खान साहब की, नुसरत साहब की, उसमें जितना बच्चों की सर जरूरत आपने होगी- और कोई बात नहीं करनी, आपने कह दिया। मैं फिदा हूं उस गाने पे, हाँ जी। क्योंकि मुझे कितने लोगों ने कहा कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत में। मोहब्बत की राहों में भी गया हूँ, जी, जी। मुझे दिल लगी भी नहीं दिल भूल लगी रही। नहीं भूली। क्या करूं, किधर जाऊं? हाँ, आप फिर म्यूजिक सीखें। आप मैं बोले, आप अगर तुम्हें दिल लगी अगर आखिरी में सुनाई दे जाए और साथ में वो होए, अगर मैं रो गया ना तो तुमने फ्लोरेंस मुझे चुप नहीं कराना, मुझे आज रोने देना है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आप बहुत टैलेंटेड है। हम ये आखिरी धुन आपसे सुनेंगे, फिर उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने ऐसे ही जो है ना वो काम करते रहना और लोगों को इसी तरह महसूस करते रहना, जो हंसाते लोग को, इससे बेहतर सदका जारिया क्या हो सकता है। सुनते तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी।
वेलकम बैक टू द शो। कुछ ऐसे से हम लोग पाकिस्तान में डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री के हवाले से ज़्यादा बात कर रहे हैं। हुमायूं, उसकी जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, उनको पता नहीं लगता कि वो किसके पास जाएं, कौन उनको सच्चा और खरा मशवरा दे सकता है, किस टाइम आपको अपना मुआवजा कहाँ पे लगाना चाहिए कि वो डूबे भी ना, आपको फ़ायदा हो, और फिर आगे जाके आपने उसको किस तरह से टैकल करना है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो मैं और हुमायूं बाकायदा इस सेगमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आते हैं कि हम आप लोगों तक वो सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, वो सही पॉइंट्स पहुंचाएं जो आप बहुत अरसे से जानना चाह रहे हैं। आज जिस शख्सियत को हमने यहाँ पे बुलाया हुआ है, इस्लामाबाद की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से देखें तो बहुत बड़ा नाम है। तकरीबन 23 साल का इनका एक्सपीरियंस है। 1999 में इन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे इस्लामाबाद में डेवलप की, बनानी शुरू की। 2 दफ़ा इनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बेस्ट डेवलपर का अवार्ड भी मिल चुका है। हमारे साथ जी इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में CEO तनवीर एसोसिएट्स मिस्टर तनवीर हुसैन शाह। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। पहले सवाल से शुरुआत करें आप। बुनी करूँ सवाल हाँ। की। तो सर सबसे पहला हम सवाल पूछते हैं, सुबह सवेरे आप कब उठते हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह रात को जल्दी सोता हूँ और सुबह नमाज के लिए जागता हूँ और फिर दोबारा सो जाता हूँ। तो उस तरह रेगुलरली काम पे मैं 9 बजे आ जाता हूँ जी। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि रियल एस्टेट में चला जाऊँ, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आपका स्किल चलता है, आपकी क्रेडिबिलिटी चलती है, आपकी ऑनेस्टी चलती है। अगर ये 3-4 चीज़ें आपके पास हैं और अगर आप ऑनेस्ट हैं टूवर्ड्स योर कस्टमर, टू योर लेबरर्स, तो उनके सबके साथ अगर आप ऑनेस्ट हैं, आप क्रेडिबल हैं, तो काम बड़ा अच्छा है। इसमें आपको बड़ा प्रॉफिट भी मिल सकता है, इसमें आपकी बड़ी जो है ना वो कहते हैं गुड्डी उड़ सकती है। लेकिन मसला ये हुआ कि मेहनत से भागता हूँ। मेरे को बैठने का काम मिले तो मुझे बैठने का काम मिल गया और मैंने कहा इसी से गुजारा करें। सबसे पहला सवाल अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शुरुआत करूँ। सर एज अ डेवलपर मुझे याद है कि ठेकेदार वाला एक टाइम हुआ करता था जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि ठेकेदार को फ़ोन करें, फ़ोन उसने बंद कर दिया है, वो कह रहा है कि जी आधे पैसे आप देंगे और देंगे। वो बड़ा एक खिचमिच सी एक चीज़ होती थी। अब डेवलपर घर वैसा बनाता है जैसी रिक्वायरमेंट होता है, वो ठेके वाला काम नहीं होता कि बटन को हाथ लगाया तो बटन अंदर चला गया, बिजली का काम जो है वो नाकिस हुआ, सीम आ रही है। अब डेवलपर क्योंकि जवाबदेह होता है, क्योंकि उसकी उस प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट से मिलते हैं और वर्ड ऑफ माउथ ही डेवलपर का सबसे बड़ा जरिया माश है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी देखें, इसमें मेरा ख्याल है कि हर दौर में ये चैलेंज रहा है और आज भी अगर आप ये कह रहे हैं कि अब लोग जो हैं वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक घर बनाते हैं या लोग जो हैं वो बड़ा क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये आज भी किसी हद तक बात ठीक नहीं है। और कल जहाँ तक लोग, आपका कहना है कि शायद लोग अच्छा घर नहीं बनाते थे, तो कल भी लोग अच्छा घर बनाते थे। गुड्स एंड बैड हर वक्त मार्केट के अंदर होते हैं। जहाँ तक आपने बात की, यस, अगर आप एक अच्छा काम डिलीवर करते हैं, आप अच्छा काम करते हैं, तो उससे आपका एक गुड नेम बनता है। तो जहाँ से मैंने आगाज़ किया मल्टी सोसाइटी से, फिर फैसल टाउन, वहाँ पे जो हमारे मेंटोर हैं उनको जब हमने फॉलो किया कि उन्होंने ख़ुद अपने काम को तरजीह दी, अपने काम पे उन्होंने हमेशा जो है वो प्रॉपरली फोकस किया, तो उस चीज़ को हमने भी अपनाया। आप जब किसी को आइडियलाइज़ करते हैं तो फिर आपको ये नहीं कि सिर्फ आप कह रहे हो कि जी वो मेरा आइडियल है, तो फिर आपको उस आइडियल शख्सियत की जो अच्छे काम है उनको अपनाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे नेम करना चाहूँगा चौधरी अब्दुल मजीद साहब को। मैं शुरू से उनके साथ चूँकि काम कर रहा हूँ, तो मैंने शुरू से ही उन्हें देखा कि वो बहुत मेहनती हैं, अपना काम भरपूर तरीके से करते हैं, टाइमली उनकी डिलीवरी है। तो उस चीज़ को हमने भी अपनाया, चीज़ें जो हैं वो टाइमली डिलीवर की, ना सिर्फ टाइमली डिलीवर की बल्कि अपना हर आने वाला प्रोजेक्ट पहले से बेहतर किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज एक मार्केट में अच्छा नाम है। यस, यू आर राइट कि अगर आप एक अच्छा काम करते हैं तो उससे एक अच्छा नाम बनता है। लेकिन शाह साहब, हमारे यहाँ जैसा हम लोग अक्सर बात करते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ जो है, जिस तरह हुमायूं ने भी इस बात का जिक्र किया, सबसे पावरफुल वेपन जो है वो यही है। जैसा आपने भी कहा कि हम हर कोशिश करते हैं कि हर प्रोजेक्ट आने वाला हमारे पिछले प्रोजेक्ट से बेहतर हो। ये जो मोटिवेशन है ये भी एक डेवलपर के लिए होना कितनी ज़रूरी है कि ठीक है, वरना वो कहेगा अच्छा ठीक है लोग सेटिस्फाइड है ना, कुछ लोग कहते हैं सेटिस्फाइड है बस ठीक है यही वाला छाप दो, इसी तरह की तर्ज की 10 बिल्डिंगें खड़ी कर दो। लेकिन पहले से आगे आने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, आगे आने वाली बेहतर चीज़ों का इस्तेमाल करना अपने हर नए प्रोजेक्ट में, ये मोटिवेशन कितनी ज़रूरी है डेवलपर के लिए और फिर इसका लॉन्ग टर्म में आपको क्या फ़ायदा होता है? देखिए, ये दिस इज़ द मेन थिंग। मैं ये समझता हूँ कि
आपका जो कंपटीशन मार्केट के अंदर कंपटीशन होता है कि जी फलाना बिल्डर इस तरह काम कर रहा है तो मैंने इस तरह करना है। तो मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो हमारा जो कंपटीशन है वो अपने आप से है। हम ये समझते हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया है तो अगला जो प्रोजेक्ट है हमने उससे ज़्यादा बेटर डिलीवर करना है, और ये मोटिवेशन बड़ी ज़रूरी है। ये चीज़ें हमने भी देख के की हैं, जैसे मैंने पहले जो हमारे मेंटोर हैं उनका जिक्र किया, तो उससे बड़ी पजीराई मिली हमें। और आगे जो है वो मैंने जिन लोगों को भी मेहनत करते हुए देखा है वो फ्लरिश कर रहे हैं। तो ये दिस इज़ द मेन थिंग कि आप अपने ही काम को, एक घर आपने बनाया, अगला घर उससे बेहतर बनाएं। फिर अगर आप एक हाई राइज बिल्डिंग में गए हैं तो उससे अगली हाई राइज बिल्डिंग आपसे बेटर होनी चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर मसला ही है, एक तरफ हम बात करते हैं कि यहाँ पे 15 से 20 मिलियन घरों की कमी है, तो दूसरी तरफ आप देखें कि सोसाइटीज़ के अंबार लगे हुए हैं। आप कोई रोड यू नेम इट, किसी भी रोड पे जाएं तो जो उसका बिल बोर्ड है, मेन बिल बोर्ड, उस पर या किसी बिल्डिंग की पिक्चर आपको नज़र आएगी या आपको किसी सोसाइटी का ऐड नज़र आएगा, लेकिन वो देखना ये है कि वो उसकी लोकेशन क्या है। क्या अगर वो यहाँ से कोई 80 किलोमीटर दूर सोसाइटी है तो वहाँ जाके कौन घर बनाएगा। सोसाइटियाँ भी बन रही हैं, बिल्डिंग्स भी बन रही हैं, लेकिन घरों की जो डिमांड है वो अपनी जगह पे मौजूद है। उसी तरह से कायम। हाँ, उसकी वजह ये है कि वो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, वो क्वालिटी प्रोजेक्ट्स मार्केट में नहीं आ रहे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो डेवलपर है उसको ये चाहिए कि एक अच्छी लोकेशन पे उसने प्रोजेक्ट किया है, उससे अगला जो प्रोजेक्ट है उसको उसका बेहतर लोकेशन पे आना चाहिए जहाँ आबादी जो है वो आ सके। तनवीर साहब, आपने बड़ी स्टार्ट में अच्छी बात की। मैं चाह रहा हूँ कि अब ये करियर बन चुका है बहुत सारे यंगस्टर्स का जो इस बिज़नेस में आते हैं और वो उसमें फ्लरिश करना चाहते हैं। वो खाली आते नहीं है, वो साथ में अपनी एक इन्वेस्टमेंट ब्लॉक भी लेकर आते हैं, क्योंकि उनके जो अपने रिश्तेदारों ने पता है कि उनका नेटवर्क स्ट्रांग है, तो वो तभी इस करियर में आते हैं। उनके लिए सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपने अपने कुछ फॉलोअर्स का नाम लिया जिनको आप फॉलो करते हैं, आप अपने मेंटोर्स का नाम लिया जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनके फुट स्टेप्स को आपने देखा। ये कुछ ऐसे नाम है, मैं रियल एस्टेट की दुनिया से नहीं हूँ, इंडस्ट्री से नहीं हूँ, लेकिन कुछ 4-5 नाम है जो मुझे भी जहन में जब भी कुछ लेने लगते हैं, इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, वो कहते हैं जी हाँ उनके प्रोजेक्ट में से ना कुछ उठा ले, ये क्रेडिबिलिटी है, ये। लेकिन ये जो 3-4 नाम आपने भी नाम लिया, मजीद साहब का नाम लिया आपने, 2-3 नाम ऐसे और भी हैं, तो ये 3-4 नाम ही आपको इंडस्ट्री में आपको सुनाई देते हैं और आप कहते हैं इनका प्रोजेक्ट उठा ले। ये नाम की फहरिस्त में शामिल होने के लिए जो आजकल आ रहे हैं नौजवान, उनको क्या करना है? आपने क्योंकि 23 साल अपनी जवानी दे दी है, आपने उनके फुटस्टेप्स को देखा भी है, वो कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, तो वो क्या गुर है, वो क्या राज है जो आज आप हमारी ऑडियंस को बताएंगे कि अगर ये चीज़ें अपना लें तो आप भी इंशाल्लाह ताला चंद साल बाद इन्हीं की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे जिनको आप अपना मेंटोर मानते हैं। देखिए, बात यह है कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले ये जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं इनको चाहिए कि अपने क्लाइंट के बारे में सोचें। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी कोई बहुत ज़्यादा सरमाया नहीं था, बल्कि मैंने तो बिल्कुल नीचे से स्टार्ट किया। तो मैंने ये किया है कि हमेशा अपने जो क्लाइंट हैं उनका पहले सोचा है, उसके बाद अपना सोचा है, और फिर थर्ड टाइम पे जाके किसी डेवलपर का, किसी सोसाइटी का सोचा है। तो आजकल अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है, जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, कि लोग जो हैं वो अपने थोड़े से रिबेट की खातर लोगों की रकम ऐसी जगह पे फंसा देते हैं कि जो बाहर नहीं आती। अब उसके मल्टीपल नुकसान होते हैं। एक तो जिसकी आपने इन्वेस्टमेंट गलत करवा दी वो बंदा फंस गया, फिर वो मार्केट का पैसा है। और जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कंटिन्यूसली करते हैं, यहाँ ख़रीदा बेचा तो फिर नई जगह ली, अब वो मार्केट का पैसा है, उसका मुझे भी नुकसान है, उसका हर अच्छे डेवलपर को नुकसान है। तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान है जिसने इन्वेस्टमेंट कराई होती है। मैं कहता हूँ दुरुस्त बात। हाँ, जब उसका क्लाइंट फंसा है वो 10 लोगों को बताता है कि यार इसने मेरी इन्वेस्टमेंट बड़ी गलत करा दी, आप ज़रा इससे बच के रहना। तो ये जो पिछले 2 साल गुजरे अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट के अंदर स्टक हुआ है रियल एस्टेट में। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है जो इस वक्त हम बात करते हैं कि रियल एस्टेट में रिसेशन है, तो मुल्की हालात अपनी जगह पे, मुझे अब 23 साल हो गए, मैंने हर अच्छा बुरा वक्त देखा है, लेकिन मेरी समझबूझ के मुताबिक एक फैक्टर ये भी है कि एक बहुत बड़ा पैसा, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो गलत जगह पे फंस गई है। अब जब वो गलत जगह पे फंसी है तो वो किसी एक बंदे इन्वेस्ट नहीं किया, दर्जनों लोगों ने, सैकड़ों हज़ारों लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब वो किसी ना किसी ने तो इन्वेस्टमेंट कराई है ना। अब वो जो यंगस्टर जिसने इन्वेस्टमेंट करा दी उसको रिबेट मिल गया, लेकिन आज उसका जो है वो फ़ोन उठाने को भी दिल नहीं करता होगा जब वो कहते होंगे हमारे पैसे निकलवाओ। तो मेरा जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए पैगाम ये है कि अगर आप चाहते हैं कि तरक्की करें तो सबसे पहले अपने क्लाइंट का तनवीर साहब, 20-30 हज़ार का जो रिबेट है, ये लाख रुपए का रिबेट है, ये 1.5 लाख का, ये बहुत बड़ी डील कर दिया रिबेट है, वो उसका फिर आखिरी रिबेट हो जाता है उस कस्टमर से और 10 उसके रिश्तेदारों से, क्योंकि वो ये समझ नहीं आती, उसने अपनी क्रेडिबिलिटी वहाँ खत्म कर दी और वो जो क्लाइंट उसका पक्का क्लाइंट था जिसने उसे 10 और देने थे। अभी जैसे आपने शुरू में वर्ड ऑफ माउथ की बात की,
आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको फ़ायदा होता है तो आप 10 लोगों को कहते हैं कि जी आप तनवीर एसोसिएट्स के साथ इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अगर आपको नुकसान होगा तो आप सारा मलबा मेरे ऊपर डालेंगे कि यार मैंने तो आप पे छोड़ा था, मुमकिन है आपने मुझे कहा कि ले दो, मैंने ले दी। तो जो हम हैं ये बेसिकली लोगों की इन्वेस्टमेंट के सफ़ीर हैं। हमें लोगों को एक अच्छा मशवरा देना चाहिए। जैसे मैं एक चीज़ बताऊं कि जब मैंने नया नया काम शुरू किया E11 से, तो हम पुलिस फाउंडेशन में काम करने को तरजीह देते थे कि जी ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर बिल्कुल बिल्कुल I understand, और इसमें इन्वेस्टमेंट करें। मल्टी जो है ये Credibility ज़्यादा है, हाँ, of course। मल्टी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो भाग जाएगी। अब जब थोड़ा सा टाइम गुजरा तो हमने भी रियलाइज़ किया कि ये भागने वाले लोग नहीं हैं, ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा तेज़ी से आगे जा सकती है, इनकी लोकेशन ज़्यादा अच्छी है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट Benefits ज़्यादा है, जी इन्होंने जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा अच्छे लेवल पे शुरू कर लिया है। हलीमा आपकी जान तो सर आपने एक बात बीच में बोली है वो चली ना जाए, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ उसको जरा फोकस कर ले। आपने कहा कि तनवीर अगर गलत कोई प्रोजेक्ट हो गया, नुकसान हो गया तो सारे का सारा मलबा तनवीर एसोसिएट्स में अच्छा हो गया तो तब भी आपको क्रेडिट शायद जाएगा कि हाँ इनके साथ कर ले। एक और चीज़ है सर इसमें, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैंने थोड़ा सा रियल एस्टेट को पढ़ा है, तो अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की है, मैं वो बेसब्रा पाकिस्तानी हूँ जिसको 3 महीने बाद मैंने वो बेचना और मुझे लाखों का प्रॉफिट चाहिए। आप कभी कभी ये भी होता है, कहते हैं यार इसने तो कहा था 3 महीने बाद है, वो एनालिटिक्स ने बताया अगर वो थोड़े अगर नहीं अभी सही आए हो सकता है 6 महीने बाद आपको प्रॉफिट कर ले। रियल एस्टेट में आपको सब्र पेशेंस भी दिखाना पड़ता है। कभी कभी आप पेशेंस नहीं दिखाते और आप जल्दी में अपनी चीज़ निकाल देते, तो आपका प्रॉफिट निकल जाता है। क्या ये बात भी दुरुस्त है? ये 100% दुरुस्त है। और बेसिकली रियल एस्टेट का जो एक मतलब है या रियल एस्टेट का है उस इन्वेस्टमेंट का, वो असूल ये है कि बाय एंड वेट, कि आप खरीदें और कुछ वेट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ पिछले 2-3 सालों में कि ऐसे सोसाइटी में 2 लाख डाउन पेमेंट दी, लाख रुपया ओन लिया, वो आदत बन गई। अब जिस दौर में हमने काम शुरू किया वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करते थे 5 साल के लिए। वहाँ उस वक्त लोग इन्वेस्टमेंट करते थे कि बच्चे मेरे छोटे हैं, ये बड़े होंगे तो ये प्रॉपर्टी बेच के मैं इनकी शादियाँ करूँगा, इनका कोई कैरियर बनाऊँगा। अब वो एक अनफॉर्चुनेटली ऐसा माहौल बना कि रातों रात लोग जो हैं वो पैसा डबल करना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्रॉपर्टी का ये असूल है कि बाय एंड वेट। इवन फैसल टाउन की अगर मैं बात करूँ तो हमने वहाँ पे 385,000 का शुरू में एक डाउन पेमेंट से प्लॉट लिए थे, 3,85,000। अच्छा, 14 लाख उसकी टोटल प्राइस थी। आज वहाँ पे प्लॉट 2 करोड़ के। टाइम कितना हुआ है? 7 से 8 साल। तो यानी जिसने बाय किया, वेट किया, उसने कई गुना ज्यादा कमाया। तो अगर आप मुझे पिछले रेट में अगर दे दें एक प्लॉट मुझे, तो अगर बड़ी मेहरबानी होगी। मैं मौजम साहब से कहता हूँ कि आपको अलॉटमेंट करें उसकी। कराची से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको बहुत सलाम हो, तमाम लोगों को, और आपके मेहमान को भी सलाम हो। बहुत शुक्रिया। लेकिन हलीमा और हुमायूं, अगर उस बच्ची की मैं तारीफ ना करूं तो ये बहुत कंजूसी होगी जिसने वायलिन बजाया। बिल्कुल। लिटरली उन्होंने ना शी टचेस माय हार्ट, यकीन करें कि मतलब इतना खूबसूरत, इतना प्यारा। और वायलिन ऐसी चीज है लिटरली कि उसका कुछ मतलब वो हाँ, देयर इज समथिंग, यू आर वेरी राइट। और पता है वायलिन में ऐसी चीज है कि वो आपके दिल को वैसे ही भा जाता है। बहुत स्वीट धुन है उसकी, स्वीट है, जेन्युइन थिंग। अच्छा, एनीवे कमिंग बैक टू टॉपिक, बात ये है कि घर बनाने के हवाले से बात हो रही, तो अब तो माशाल्लाह ये इतनी सरिया और सीमेंट इतना महंगा हो गया है कि एक आम आदमी 2 लाख रुपए भी कमा रहा हो ना, 2.5 लाख रुपए भी, तो भी उतना घर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी मुझे तो इनसे बात ये करनी है, देखें घर बनाने के लिए प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे ज़मीनों पे सट्टा लगता है ना, अब आम आदमी के बस से बाहर हो गया। अब ज़मीन आपने लेके रखी है, उस पर घर तो नहीं बना रहे, आप बना रहे हैं उस पर, उसको लेके कई साल रखते हैं ऊपर नीचे करके, मैनिपुलेटेड प्राइस हो जाती है, प्राइस इतनी हाई हो जाती है कि एक आम आदमी के बस से बाहर हो जाती है। बिल्कुल। और दूसरी जो सोसाइटीज़ हैं, वो सोसाइटीज़ जो बन रही हैं वो जाहिर बात है आपको दिखाती कुछ है, देती कुछ है। और इवन कराची की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तो ये हाल है कि आपका नक्शा कुछ होता है, नीचे गैराज होता है, होता कुछ है, उसको मतलब बना के कुछ और देते हैं। या भाई, मैंने कराची में ऐसा घर देखा हुआ है, लोग अंदर रह रहे हैं और बाहर से वो बेच के भी चले गए और घर वालों को पता भी नहीं है कि वो घर बिक गया है। कसम, लिटरली ये हुआ है हमारे दोस्त के साथ। उसका घर 3 मंजिला घर तोड़ दिया यूके पे, उसके दोस्त ने उसको यूके फोन किया, उसको पता चला कि आपने घर बेच दिया, उसने कहा नहीं, तो उसने अपने बंदे को बेचा, तो मकान तोड़ के आखिरी लम्हों पे था जो वो पहुंचे। तो ये सब तो खैर होता है, ये तो बड़ा लंबा मौजूद है। लेकिन इनसे जो मेरे सवाल है ना, बेसिक मैं हमेशा ही करता हूँ, देखिए एक आम आदमी, ये तो अब इतनी करोड़ों की कहानी हो गई ना कि
के पढ़ना मुश्किल हो, एक आम आदमी घर बनाना बड़ा मुश्किल है। आप लोग के पास क्या ऐसा स्कीम है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो एक जनरली एक आम आदमी है जो एक उसको जो Layman है, सरिया वो अफोर्ड, हाँ लेमैन, क्योंकि उनके लिए कोई नहीं सोच रहा। अब देखिए ना, मैं जिस इलाके में रहता हूँ ना, जहाँ जब मैं आया था यहाँ 3 लाख के मकान मिल जाते थे 120 गज के, जो गज के हिसाब से। आज यहाँ 2 करोड़ के मकान है, कोई बंदा ऐसा आम आदमी को खरीद नहीं सकता, जाहिर बात है। और सारे जो प्रॉब्लम ये जो डीलर्स है ना, जो ब्रोकर्स हैं, वो किसी को इन नहीं होने देते, वो खरीद खुद लेके फिर वो बनाते हैं, तो जाहिर है वो महंगा पड़ता है। ये बात तो ये एक इशू है जो बहुत बड़ा है, जिसको कोई टेकअप नहीं करता। और जो अगर मैं फिर कहूंगा कि जो इनके पास कोई जदीद, इतनी दुनिया चेंज हो चुकी है, हमारे पास प्री फैब्रिकेटेड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, कोई आयरन और सरिये से हम सीमेंट से बाहर नहीं निकल रहे। क्या आपके पास कोई ऐसा प्लान है कि आपके पास फ्यूचरिस्टिक प्लान है कि इस तरह की चीजों से निकल के हम? थैंक यू, दैट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सो मच फॉर कॉलिंग। हलीमा, ये जो इंटरमीडियरी हैं, ये इनकी वजह से ये बात आप भी मानेंगे कि अगर डायरेक्ट आप ले लें तो शायद आपको प्रॉफिट भी कम देना पड़े, कमीशन देना पड़ता है। आप इसके बारे से हमें जवाब जरूर दीजिएगा। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइए, रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक और। जी वेलकम बैक टू द शो। आप लोगों के कॉल्स भी आना शुरू हो गई, कॉल्स को भी साथ साथ शामिल करेंगे, आप लोगों के सवालों को भी शामिल करेंगे। तहरीम है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और हमायूं साहब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। आप सुनाएं, क्या चल रहा है, क्या पूछना है? हमेशा की तरह जबरदस्त लोग से हैं, जबरदस्त डिस्कशन है, और आज तो बड़ा रिलेटेड क्वेश्चंस चल रहे थे जी, क्योंकि मैं खुद रियल स्टेट में इन्वेस्ट की हुई थी, तो कुछ क्वेश्चन थे। जी जी जरूर तो पूछिए। ये तनवीर शाह साहब जो आए हुए हैं, इनके बारे में मैंने थोड़ी सी सर्च की है। इनको मैंने गूगल चेक किया, इनके तो माशाल्लाह कोई 15-20 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें वरांडा है, यस, कासाब्लांका इनका कुछ मरी में प्रोजेक्ट है। यस, तो मेरा क्वेश्चन सर इनसे ये है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं, जो सैलरी पेशा लोग हैं, अगर वो इन्वेस्ट करते हैं जिनकी सैलरी 1.5 लाख तक है, ठीक तो है, उनको कमर्शियल में करनी चाहिए या प्लॉट में करनी चाहिए? ठीक हो गया। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इन्वेस्टमेंट जो है नाइस वो क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो 2.5 से 3 या मैक्सिमम 4 साल तक कर सकते हैं। तेरी एक सेकंड रुकिएगा, तेरी सब कुछ सवाल पूछना आपने उनसे। अब अगर आपने कुछ पूछते कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो डू यू वांट टू आस्क देम क्वेश्चन कि कितनी कैपेसिटी है? आपने ये तो बता दिया कि 150,000 आप इंस्टॉलमेंट्स दे सकते हैं, तो डाउन पेमेंट कितनी होगी आपके पास? सर डाउन पेमेंट तो हमारे पास है तकरीबन 10 से 12 लाख, मगर क्वेश्चन ये है कि 100 and 150 हम दे नहीं सकते। 100 and 150 जो सैलरी पेशा लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या है कि वो प्लॉट में इन्वेस्ट ऑब्वियसली फिर आपको रेजिडेंशियल ही ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। वो 1.5 लाख कमा रहा है, वो कह रहा है कि उसमें से घर भी चलाना है, मैंने चलो 50,000 दे देंगे, हाँ 50,000 दे देंगे। तो इनको रेजिडेंशियल ही सूट करेगा। ऑब्वियसली कमर्शियल की प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, और रेजिडेंशियल ये किसी क्रेडिबल सोसाइटी के अंदर जो डिलीवर हो जाए, जो 3-4 साल पेमेंट का प्लान है। जैसे अभी हमारा अपना एक प्रोडक्ट चल रहा है ओवरसीज़ इनक्लेव फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर, तो वहाँ पे 6,90,000 डाउन पेमेंट देनी है, बाकी 4 साल का पेमेंट प्लान है। और अभी जिस तरह रिंग रोड जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये बड़ी एक मेन लोकेशन, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरह के लोगों के लिए ये बड़ा अच्छा एक मैं समझता हूँ कि कभी कभार ये मौका आता है कि एक अच्छा डेवलपर भी हो, टाइमली आपको डिलीवरेंस भी मिल जाए और थोड़े पैसों के अंदर, और फिर थोड़े थोड़े पैसे दे के आप एक अपना प्लॉट जो है वो ओन कर सकें। तो ऐसे लोगों के लिए ये मैंने जो सवाल लिखा हुआ था ना, आपने बात ऐसी की है कि वो बिल्कुल उससे आगे वही सवाल बनता है। जनरली क्या होता है, जो सोसाइटीज़ होती हैं वो फेज़ 2 कहती हैं कि हम लॉन्च करेंगे, अभी आने वाला है, और उसकी जो प्लॉटिंग करके फाइल्स बेचना भी शुरू हो जाते हैं, लोग खरीदना भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका फेज़ 1 बड़ा अच्छा होता है। अब जो जगह वो सोच के बैठे होते हैं कि ये जगह हम ले लेंगे, वो जगह होगी कोई इतनी सी, ठीक है, जितना हमारा ये स्टूडियो, और इसके कोई 32-35 लोग जो है वो इसके मालिक होंगे। एक कोई मर गया होगा,
दूसरे की टांग कब्र में होंगी, कोई एक आईसीयू में होगा, मतलब मसले ही मसले। अब वो जो डेवलपर है वो ये सोच के बैठा होगा कि मैं तो ये जगह ले लूँगा, पैसा भी है मेरे पास, सब कुछ है, और मैं फिर इसकी प्लॉटिंग करके आगे लोगों के साथ जो मैंने कमिटमेंट की है वो डिलीवर कर दूंगा। लेकिन हमारे मसले इतने हैं सिस्टम के अंदर कि वो डिले हो जाता है, फिर लोग कहते हैं कि कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतरे, इन्होंने हमारे साथ गलत किया, फेज़ 1 बना के लोगों को बड़ा झांसे में रखा और फेज़ 2 में ये मसले होना शुरू हो गए। इन जो बेज़ाब्तगियाँ हैं या ये जो मसले हैं, इनको हल करने का कोई तरीक़ेकार है ताकि आप उस पर भी पूरा उतरे और लोगों के जो दिमाग में आपकी क्रेडिबिलिटी है वो उसी तरह से कायम रहे? जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। पाकिस्तान के अंदर इदारे तो मौजूद हैं जिन्होंने चेक एंड बैलेंस अपने तौर पे तो वो बड़ा कहते हैं कि हमने किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं। फ़ेज़ 1 छोटा सा बनाते हैं, उसके बाद फ़ेज़ 2, 3, 4 तक भेज जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है ये बायर पे सेल्फ खुद आती है कि वो जब कोई चीज़ ख़रीद रहा है तो वो देखे कि जिस जगह पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्या इस डेवलपर की कोई पास्ट हिस्ट्री है या नहीं है। लाइक अगर हम फैसल टाउन की बात करते हैं तो इनका जो सफ़र है ये मैंने आपको बताया कि 99 से मैं रियल एस्टेट में हूँ, तो 2002-2003 से मैं मल्टी के साथ काम कर रहा हूँ, मजीद साहब के साथ। ठीक है। तो इनकी तो दर्जनों एग्जांपल्स हैं जो इन्होंने ना सिर्फ डिलीवर किया, लैंड एक्वायर की, फिर उसको डेवलप किया, फिर उसको आबाद भी किया। तो आज इनके जो फ़ेज़ 1, 2, 3 इस तरह की जो स्कीमें हैं, जैसे मल्टी है, फैसल टाउन फ़ेज़ 1 है, फैसल मागला सिटी है, वो पूरी तरह वहाँ पे आबाद हैं और हमने भी वहाँ बड़े प्रोजेक्ट क्लाइंट्स यूटिलिटी ले रहे हैं। या आप देखें कि जी पास हिस्ट्री क्या है। तो जिस जगह पे इन भाई साहब को, तहरीम साहब को मैंने मशवरा दिया है कि आप ओवरसीज़ इनक्लेव फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में जाएं, उनकी जब हम पास हिस्ट्री की बात करते हैं तो वो लाखों कनाल डेवलप करके डिलीवर करके वहाँ पे आबाद कर चुके हैं लोगों को। तो मैं ये समझता हूँ कि इदारे तो अपनी जगह पे मौजूद हैं कि वो इन्वेस्टिगेट करें कि लोगों के साथ धोखा हो रहा है फ़ेज़ 2 के नाम पे या फ़ेज़ 3 के नाम से या किसी सिटी के नाम से, किसी टाउन के नाम से, लेकिन इटसेल्फ लोगों की खुद भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, बाहर से पैसे किसी के अकाउंट में ना भेज दें कि आप मेरी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दो। इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, किसी को चेक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे अभी इंसाफ ने कहा कि सब सामने आ जाता है। हाँ, इन्होंने कहा कि मैंने गूगल किया, इन्होंने हमारे के दौरान ही आपको गूगल जी एग्जैक्टली हमारे प्रोजेक्ट सारी हिस्ट्री निकल आई। एग्जैक्टली। तो मैं ये समझता हूँ कि अब लोगों में अवेयरनेस भी है और इसका रिस्पांस फैसल टाउन को मिल भी रहा है। जो इन्होंने मेहनत की है उसका रिवॉर्ड भी मिल रहा है और आगे लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि कहीं भी आप इन्वेस्ट सर आपके लिए बड़ी कॉल्स आ रही हैं और हम चाह रहे हैं कि कॉल भी साथ साथ शामिल करें। अतर साहब हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम अतर भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्या पूछेंगे? मैं आपके जस्ट एक सवाल पूछना चाह रहा था जी कि अगर यानी कि जो ये 3 मरले का प्लाट या 5 मरले का प्लाट हो, इसमें 5 सिस्टम ठीक रहता है या जिसके इंतकाल वाला ठीक रहता है? और अगर मकान बनाना हो हमने 3 का या 5 मरले का, इससे कितने एक्सपेंसेस आते हैं? टोटल लमसम कितनी अमाउंट लगेगी इसमें ये मुकम्मल डबल स्टोरी मकान कंप्लीट हो? ठीक है, 3 से 5 ठीक हो गया था भाई। हम पूछ रहे, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। जवार साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। जवार साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछ रहे हैं जवार भाई? मैं पूछना तो चाह रहा था सर से कि अस्सलाम वालेकुम भाई। जी सर। आपको सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मैं सरगोदा में रहता हूँ। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है, हमारे कंटोनमेंट एरिया है, बाकी जो एरिया है सरकारी, वो टैक्स भरमार लगा देते हैं। उन्होंने अपने बंदे छोड़े होते हैं, कोई बना रहा होता तो वो कहते हैं जी मैं इतने पैसे दो तो बना लो, नक्शा ना बनाओ। कुछ ऐसी हमारे पे है कि लोगों की जमीनें उन्होंने आगे दी हुई, लोगों को आप प्लाट बना के बेचें, जो वो पैसे उनके पूरे के वो भाग जाते हैं, किस पे लेने भाग जाते हैं, वो हाथ लग जाते हैं। इसका भी कोई अजाला होना चाहिए। आपका तो बड़ा शहर है ना जी, हमारा तो सरगोदा छोटा शहर है। लेकिन सरगोदा छोटा शहर नहीं है भाई जान, सरगोदा छोटा शहर नहीं है। नहीं छोटा शहर ही है ना, क्योंकि हमारे पास वो चीज नहीं है ना। अब लाहौर में तो ये ना कि हम इस तरह कर जवार भाई कता कलामी की माफी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान है सरगोदा। सरगोदा की जो इंडस्ट्रीज है अगर उस तरह जमीन पर जो जिम्मेदार अच्छा ठीक है, हाँ यू राइट, ठीक है ठीक है सर। जवार भाई बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मेरा ख्याल है अगर जवार भाई का सवाल पहले अगर ले लिया जाए उस सरगोदा के हवाले से,
ही सेइंग कि करप्शन की, इसी का सवाल है। मैं मोड़ तोड़ के बताता हूँ कि जब आप बोर्ड्स देखते हैं जिनके पास पिछला, आपने यही बात बार बार कर रहे हैं, जो पिछला प्रोजेक्ट इनके पास नहीं होता वो अपने बोर्ड्स पे तस्वीरें लगाते हैं। वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा पैसे लेकर स्टार्स को ले आते हैं और उनकी तस्वीरें लगा देते हैं कि जी ये है। कोई अफरीदी आ जाएगा वो लगा देगा, खान कोई आ जाएगा उसकी तस्वीर लगा देंगे कि देखिए ये कह रहे हैं, आपको ये कह रहे हैं ले ले। आपके पास पिछले प्रोजेक्ट की तस्वीर नहीं है, बल्कि आपके पास पिछला प्रोजेक्ट है भी, वो फ्लॉप हुआ है, आप नहीं लगाना चाह रहे क्योंकि आपको पता है कि फंस जाएंगे। आपने अब किसी नए नाम के साथ आप आए, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं अगेन वही कहूँगा, और बल्कि ये हमारे जो स्टार्स हैं हमारे लिए बड़ा, मैं खुद क्रिकेट लवर हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ अच्छा, तो सबको फॉलो भी करते हैं, दोस्त भी हैं, तो थोड़ा सा मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आज आपके प्रोग्राम में मैंने रिक्वेस्ट नहीं करनी है कि आप ये देखें कि जिसके लिए आप ऐड कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने आपको अच्छी ऑफ़र की, आप उनकी क्रेडिबिलिटी भी देखें, क्योंकि आप छोटा नाम नहीं है, आप इटसेल्फ आप खुद एक ब्रांड है। आपका नाम देख के, आपकी पिक्चर देख के अगर लोगों का सरमाया फंस रहा है तो थोड़ा सा आपको भी एहतियात करनी चाहिए। दूसरी तो प्लॉट मिल रहा है, उनको क्यों देखेंगे? नहीं, उनको प्लॉट नहीं मिलता, पैसे मिलते, प्लॉट तो होता ही नहीं है जी। तो दूसरा ये जो जवार साहब का सवाल है सरगोदा के हवाले से, मेरा ख्याल है कि हर शहर के अंदर अथॉरिटीज़ हैं, जैसे मंडी भाउदीन से मेरा तल्लक है तो वहाँ भी TMA है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। तो आप ये चेक करें कि जिस जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि वो मुतलका अथॉरिटी से अप्रूव है कि नहीं है। ये थोड़ी सी जिम्मेदारी आप ही की बनती है। हम फैसल साहब की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर, आप बताएं आप कैसे हैं, तबीयत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। मैं ये भी आपका शो देख रहा था, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी एडवाइस आप दे रहे हैं। जी सर। तो मैं भी कुछ सर पूछना चाह रहा था कि मैं सरगोदा से रिसेंटली अभी शिफ्ट हुआ हूँ इस्लामाबाद में। अच्छा जी। तो मैं भी चाह रहा था कि मैंने काफ़ी ये सोसाइटीज़ वगैरह विजिट की हैं, कुछ चक्री रोड पर और कुछ और भी अदर साइड से। चक्री रोड पे? मेरे पास जी चक्री रोड पर भी कुछ सोसाइटीज थी, वो भी विजिट की हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। ठीक है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, डबल माइंडेड था। मेरे पास कुछ प्लॉट्स वगैरह वहाँ पे लैंड पड़ी हुई थी सरगोदा में, तो मैं उसको सेल करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ। तो उसके हवाले से मैं कुछ एडवाइस देना चाह रहा था तनवीर शाह साहब से कि कुछ ऐसा क्या, कहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँ जहाँ पे मैं 2 साल में एक अच्छा घर और अच्छी इन्वायरमेंट में अपना घर बना सकूँ। सरगोदा में ही कहीं आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बाहर भी कर सकते हैं? इस्लामाबाद में। ठीक है, ठीक है। आपने जिस रोड का नाम लिया, रोड खुद आपको बता रही है इन्वेस्टमेंट कितनी है इनके पास अभी? आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है फैसल भाई? इन्वेस्टमेंट तकरीबन कोई ब्रैकेट बता दें, ब्रैकेट। इन्वेस्टमेंट में कोई इशू नहीं, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे भी चीजें पड़ी हुई हैं, कुछ मैं वहाँ पे सेल करके, कुछ मेरे पास अमाउंट है वो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। अच्छा, हम एक और काम कर सकते हैं, अगर आप इनके साथ एक्सचेंज कर लें तो ताकि आपके साथ वो डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर लें। हाँ जी 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 फैसल, आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट का इतना इशू नहीं है, तो अगर तो 2 साल के अंदर आप बनाना चाहते हैं घर, तो फैसल टाउन फेज़ 1 जो है दैट इज़ द आइडियल लोकेशन फॉर यू, क्योंकि ये मोटरवे के बिल्कुल ऊपर है। और फिर जैसे मेरा भी तल्लक उसी साइड से मंडी भाउदीन से, तो हम फैसल टाउन से निकलते हैं 2-2.5 घंटे में हम अपने शहर में पहुंच जाते हैं। तो अच्छा। हाँ जी, तो ये फैसल टाउन फेज़ 1 जो है, ये अगर आपके माइंड में 4 साल से आगे का प्लान है तो फैसल टाउन फेज़ 2 जो है उसके अलावा मेरा ख्याल है कि कोई ऑप्शन बेहतर नहीं हो सकती आपके लिए। अच्छा, फैसल टाउन फेज 2, ये फैसल टाउन फेज 2 ये इस पे वाक एंड वाली साइड पे जो है ना? जी नहीं, ये वाक एंड वाली साइड पे नहीं, ये जो अभी RRR बन रहा है रावलपिंडी रिंग रोड उसके ऊपर है बिल्कुल। और ठलियाँ इंटरचेंज से भी इसकी एक्सेस है, फिर ठलियाँ इंटरचेंज से जो रिंग रोड है वो चक्री रोड पे भी पहुंचने के लिए फेज 1 की बात करें, वाक एंड वाली फेज 1 है, वो दैट इज फैसल हिल्स, जो वाक एंड की ये फैसल हिल्स टेक्सला के साथ है। वो दैट इज फैसल हिल्स, बल्कि वो उसको टेक्सला कहना भी ज्यादा होगी, क्योंकि मागला एवेन्यू बनने से इस्लामाबाद के अंदर आ गया। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। इस्लामाबाद काफी एक्सपैंड भी हो गया। बहुत शुक्रिया फैसल भाई कॉल करने के लिए। ये हम लोग, मेरा एक बड़ा सवाल था पर शायद लोग बड़ा रिलेटेड ज़मीन का पूछ रहे, तो मेरे पास एक थोड़ा सा एकेडमिया वाला सवाल था। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे जवान अब इस चीज़ में आना चाहते हैं। अब वी वांट कि लोगों में रियल एस्टेट की नॉलेज भी हो। दुबई एक ऐसी मार्केट है जो फ्लरिश कर रही है रियल एस्टेट में, क्यों? क्योंकि वो उसको प्रमोट भी करते हैं गवर्नमेंट लेवल पे भी। एक तो ये मुझे लगता है कि सारी चीज़ों को डिजिटलाइज होने की अब सख्त जरूरत है सबको। ये नहीं कि आधी डिजिटल, बड़ा मुझे मजा आता है पाकिस्तान में कि दो चल रहे हैं, डिजिटलाइज भी है, पटवारी भी है, सब कुछ चल रहा है। अगर आपका जो मर्जी आप चला सकते हैं, तो ये पूरा डिजिटलाइज होने की जरूरत नहीं है, डोंट यू थिंक सो?
देखें, अब अगर इस चीज़ से आपने बचना है तो आप एक प्रॉपर जो अप्रूव्ड सोसाइटी है उसके अंदर प्लॉट ले लें, और वो डिजिटलाइज ही है, बल्कि अब तो सोसाइटियों के अंदर भी रजिस्ट्री शुरू हो गई है ना। तो आप प्लॉट ख़रीदते हैं तो इवन जैसे आप फैसल टाउन फेज़ 1 है, जो कोई प्लॉट ख़रीदता है उसके नाम पे उसके प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाती है। अच्छा। फैसल हिल्स में होने जा रही है, इसी तरह फैसल टाउन फेज़ 2 में भी ऐसे ही होगा, FMC में ऐसे हो रहा है। तो अब इवन सोसाइटीज़ के अंदर जो एक प्लान्ड प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी, उस पे भी रजिस्ट्री हो रही है। प्लॉट नंबर्स हैं, वो प्लॉट नंबर के साथ आपकी रजिस्ट्री हो रही है। बेहतरीन यार, ये तो बहुत अतर भाई की बेहतर है। दोबारा कॉल आई है, जी, शायद कुछ उनका कोई सवाल रह गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, हाँ क्या हाल है? ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाह रहे हैं? मैंने आपसे सवाल किया था, उसमें मैंने ये पूछा था, एक जवाब तो मिल गया है, लेकिन पहला उसका जवाब नहीं मिला। अच्छा। मैंने ये पूछना था कि जो सोसाइटीज हैं वो उसमें फाइल सिस्टम होता है, फाइल तो सिस्टम वो होता है। फाइल सिस्टम जो होता है वो आया यानी ठीक है, लेना चाहिए प्लॉट वहाँ पे, यानी लेना चाहिए, या फिर वहाँ लेना चाहिए, या जिससे इंतकाल हो, या ट्रांसफर हो या पोजेशन हो, वहाँ लेना चाहिए। फैसल भाई, मेरे क्या जहन में बेहतर ये है? सवाल था, पता ठीक है, है। अब आप मुझे याद नहीं था आपने पूछा, लेकिन मेरे जहन में सवाल था कि क्या फाइल सिस्टम अभी भी ठीक है, आप फाइल्स ले सकते हैं क्रेडिबिलिटी देख के, बेहतर है। या रजिस्ट्री का ही, क्योंकि वो इत्मीनान नहीं रहा। आप समझ रहे हैं ना, वो एक इत्मीनान जो है ना रजिस्ट्री का, वो शायद फाइल में लोगों को इतना नहीं है। तो इस हवाले से जरा कुछ जिक्र देखिए, कीजिएगा। बहुत शुक्रिया अतर भाई। ये देखिए, ये फेज़ वाइज है। लाइक अगर एक आप अंडर डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर लेते हैं चीज़, तो ऑब्वियसली वो अभी फ़िलहाल फाइल होगी। जब वो डेवलपमेंट उसकी मुकम्मल होगी, ट्रांसफ़र पे बात आएगी, तो फिर आप रजिस्ट्री भी ले सकते हैं। अब अगर एक रिलायबल इदारा है तो उसकी ट्रांसफ़र भी मेरा हाल इनफ है। इससे हाँ, पहले हाँ। अब जैसे मल्टी है, वो ट्रांसफ़र लोग उस पर बैंक से लोन भी ले लेते हैं। अब फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड है, इसका जो ट्रांसफ़र लेटर है वो मैं समझता हूँ कि रजिस्ट्री से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इनकी पीछे एक हिस्ट्री है। लेकिन इसमें अगर आपको इत्मीनान नहीं है, आप रजिस्ट्री लेना चाहते हैं तो रजिस्ट्री मिल जाती है। क्योंकि कुछ जगहों में तो वाकई क्रेडिबिलिटी की बात है, क्योंकि कुछ जगहों पे तो आप रजिस्ट्री लेके भी आप ऐसे ही बैठे हुए होते हैं, कोई उस रजिस्ट्री की अहमियत होगा कोई नहीं होती। अच्छा, शुरू में शाजी आपने एक बात की थी जिसमें आपने कहा था कि एक्सपैंड होते जा रहे हैं और फिर भी शहर बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी घरों की जो कमी है वो उसी तरह से मौजूद है। तो ये जो घरों की कमी है, इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? क्या करें? अमेरिका तक, इस्लामाबाद को ले जाएं, ये एक सॉल्यूशन है, या फिर हम हाई राइज बिल्डिंग की तरफ जाएं? और अगर हाई राइज बिल्डिंग ही इसका सॉल्यूशन है तो हम क्यों नहीं जा रहे उनकी तरफ? देखिए, बात यह है कि अगेन मैं कहूँगा कि ये घरों की कमी अपनी जगह पे मौजूद नहीं है, बल्कि बढ़ रही है। हर साल ये बढ़ जाती है। जबकि अब जब हम मार्केट में देखते हैं तो प्रोजेक्टों की भी कमी नहीं है। सोसाइटीज़ के ऊपर सोसाइटीज़ लॉन्च हो रही हैं, बड़े बड़े टावर्स जो हैं वो बन रहे हैं, लेकिन उनमें से देखना ये है कि डिलीवर कितने होते हैं। अब वो सोसाइटी तो बन रही है, उसमें 20,000 प्लॉट भी उन्होंने बेच दिया, बल्कि अब तो हज़ारों की बात ही नहीं रही, लाखों फाइलें लाखों पे चलेगी अब तो। 18-18, 20-20 लाख एक सोसाइटी ने बेची हुई है फाइल। लेकिन वो फाइल प्लॉट में कब कन्वर्ट होगी, और फिर जब प्लॉट में कन्वर्ट होगी तो उस पर घर बनाने के लिए जिसने वो प्लॉट लिया हुआ है उसके अंदर ये हौसला है कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाके वो घर बनाए। तो लिहाजा अगर घरों की कमी की दूरी पे हमने फोकस करना है तो हमें लोकेशन पे फोकस करना है। हाशिर की कॉल है सर, अगर आप इजाज़त दे तो मैं हाशिर की कॉल ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम हाशिर, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। बस हमने हालचाल पूछना था, दूसरे जी जी, सवाल भी पूछना। क्या पूछना चाह रहे हैं हाशिर? क्या सवाल है मेरी जान? सवाल है हमारा कि घर जो है वो बना हुआ लें या हम लोग जो है वो खुद बनवाएं? ठीक है, अच्छा ठीक है, पर ये अच्छा चलो ठीक है, अब ऑल राइट। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बड़ा बड़ा अच्छा सवाल। हाँ, क्योंकि अगर आपके पास वक्त है, आप अपना घर बनाने को टाइम दे सकते हैं, तो आपको खुद ही घर बनाना चाहिए। आप प्लॉट खरीदें, अपनी मर्ज़ी का नक्शा बनाएं, अपनी मर्ज़ी का जो है वो स्ट्रक्चर पे तो ऑब्वियसली एक ही जैसा बनता है। हम ये नहीं कह सकते थोड़े पैसे लगाएं, ज़्यादा लगाएं, क्योंकि उसका तल्लक स्ट्रेंथ से होता है ना। तो उसके बाद फिनिशिंग आप अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं। आप B ग्रेड की करना चाहें, आप B+ की करना चाहें, A की करना चाहें, A+ की करना चाहें। अगर आपके पास वक्त है और कुछ कंस्ट्रक्शन की समझबूझ है और ठेकेदारों को भुगतने का, आपने शुक्र है बात कर दी, वरना मैं कॉन्ट्रडिक्ट करने लगा। शाह साहब, अगर जिसको समझ ही नहीं है, बेशक वक्त मेरे पास बहुत है, लेकिन वो मुझे कहेगा कि 150 वाला जो बटन है ना, ये मेरे ख्याल में 250 वाला लगवा देता, और वही 150 वाला वापस मुझे लगा के दे रहा होता है। ये आपने सही कहा, समझ हो तो जरूरी है। ब्रेक लूं, ब्रेक के बाद वापस आके मैंगो पीपल का सवाल मैंने पूछना है। मैंगो पीपल का सवाल है जो मैंने पूछना, वापस आते कहीं मत जाएगा। देखते रहिए कोर्स सुबह तक।
वेलकम बैक टू द शो। हमारे पास लास्ट कुछ मिनट्स रह गए। आप लोग भी कॉल करके शो में शामिल होना चाहते हैं, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मेरा एक सवाल है इम्पोर्टेंट, उसके बाद फिर आप अपना मैंगो पीपल वाला सवाल करना, ठीक है? शाहजी, फाइल की किस्तें पूरी हो चुकी हैं, ठीक है, मैं हूँ फाइल होल्डर, मैंने किस्तें पूरी दे दी। अब मैं उनके पास जाके कहूँगी कि किस्तें तो मेरी पूरी हो गई हैं, वो कहेंगे अच्छा कुरंदाजी होगी। कुरंदाजी में जब आपका नाम आएगा तो फिर देखेंगे कि प्लॉट आपको कहाँ मिलना है। अब मैं बैठी हुई हूँ कि कुरंदाजी अल्लाह करे हो जाए और मैं मसल्ला बिछा लिया मैंने कि मेरा नाम भी उसमें आ जाए। ये क्या बदतमीज़ी है? ये किस किस्म की बदतमीज़ी है कि आप, एक बंदे ने आपसे फ़ाइल ख़रीदी, फिर उसने पैसे भी दे दिए, फिर आप कह रहे हो कि कुरंदाजी में अब आपका नाम आएगा, अब आपसे अल्लाह मियाँ से रिजू करें। तो फिर मैंने आपसे फ़ाइल ली क्यों थी? अगर तो फातिमा बीच में आ गई आप, लेकिन इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। पहले आप देना चाहते हैं, चले आप पहले ठीक है। देखिए, अगर तो आपकी किस्तें पूरी हो गई, आप गए, आपने कहा कि जी मेरी किस्तें पूरी हो गई हैं, मुझे एनडीसी इशू करें और मुझे प्लॉट नंबर दें, और आगे से आपको कहा जाता है कि जी आपका नाम कुरानदाजी में आएगा तो प्लॉट मिलेगा। अगर तो सिर्फ ये कहा जाता है तो मेरी नज़र में यू आर लकी इनफ। और अगर आपको ये कह दिया जाता है कि जी आप माशाल्लाह 15 लाख या 20 लाख और दें डेवलपमेंट की मद की चार्ज मद के अंदर, डेवलपमेंट चार्जेस की मद के अंदर, फिर आप कहाँ खड़े होंगे? अब ये बदतमीज़ी भी शुरू हो चुकी है। बदतमीज़ी, सॉरी मैंने लफ्ज़ यूज़ किया क्योंकि आपने नहीं, मैंने किया आप एक दफ़ा अपनी कास्ट ऑफ लैंड पूरी करते हैं, फिर आपको होता है कि हमें प्लॉट नंबर मिलने वाला है। वो कहते हैं कि जी पहले तो आप 20 लाख रुपए या 5 लाख रुपए पर मरला जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस पे करें, फिर आप एनडीसी लें, फिर प्लॉट की बात करेंगे। तो ये अगेन मैं कहूँगा कि ये आपको लेने से पहले सोचना चाहिए। और ये नोइंग रूल्स होते हैं। लेकिन शाहजी, जो लोग ये कर रहे हैं ना, मैं नाम नहीं ले सकती, वो बहुत बड़े लोग हैं। आप नहीं उनसे एक्सपेक्ट करते ना कि वो ये करेंगे। आप तो सोचते हो कि ये नोइंग रूल्स नहीं है कि आपको पहले बताया जाता है कि जब आप किस्तें दे देंगे तब आपको ये पेमेंट देना पड़ेगा, फिर आप प्लॉट। ये नोइंग रूल्स नहीं होते। देखिए, जब वो एक लेटर इशू करते हैं ना, उसमें 20-25 वो उन्होंने कंडीशंस लिखी होती हैं, बड़ी बारीक बारीक, जो कि आप पढ़ते नहीं। हाँ, जो आप पढ़ते नहीं है, उसके पीछे उन्होंने लिखा होता है कि जी डेवलपमेंट चार्जेस की मद में नीचे पता है जब लिखा हुआ होता है ना, उसके नीचे लिखा हुआ होता है टर्म्स एंड कंडीशंस। आप लोग की इस जंग में कॉलर ले लेता हूं। फातिमा, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसी हैं फातिमा? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। फातिमा, मैं तनवीर से बात करनी थी, उनसे एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी जी, पूछे। इतने जी तनवीर सर, मैंने आपसे बात करने के लिए वो स्पेशल कॉल की है। हाँ, जहाँ पर मैं रहती हूँ यहाँ आपने ही आगे पीछे घर बनाए, मगर मैं रेंटेड हूँ। तो मैं ये चाह रही थी कि मैं और मेरे हस्बैंड बेचारे इसी तरह से थोड़ी बहुत ही मतलब आते हैं और अर्निंग करते हैं, अपना सर्वाइवल करें। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप कोई गरीब लोगों के लिए, जो वस्त तबका, उनके लिए कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाए कि जो इंस्टॉलमेंट पे घर ले। यार थैंक यू फातिमा, एग्जैक्टली द क्वेश्चन आई हैड, द क्वेश्चन आई हैड। फरमान है जी जी, यही सवाल मेरे ज़हन में था, अपने लिए भी पूछ रहा था मैं, और आप बिल्कुल एक ही जगह पे। ये चाह रही थी कि मौला अली का फरमान है, अगर आपका अपना घर हो जाए तो आपकी आधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हाँ, तो बस मैं इसलिए ये चाह रही थी कि कोई गरीब लोगों के लिए भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाए कि वो इंस्टॉलमेंट पे आपका घर बना लें, क्योंकि आपके बने हुए घर है, उनके डिजाइन बहुत औसम, बहुत आला, मतलब वो अमेरिकन, ऐसा लगे जैसे हम कनाडा अमेरिका में आ गए, क्योंकि मैंने विजिट किए। इंशाल्लाह अल्लाह आपको घर देगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये था मैंगो सवाल मेरा। हाँ जी, ये बिल्कुल। तसव्वुर की कॉल भी ले लें जल्दी से। तसव्वुर की कॉल। अस्सलाम वालेकुम तसव्वुर भाई। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि ये फेसर हिल ये कैसा प्रोजेक्ट है और इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए तो कैसी है? ठीक हो गया, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। सर जल्दी से आपने जवाब देना ताकि टाइम कम है। मैंगो सवाल यही है मेरा कि मेरे जैसे तनख्वाहदोर जो महीने में कुछ पैसे निकाल कर इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, महीने भर की दे सकते हैं, 6 महीने बाद नहीं, वो हर महीने दे सकते हैं, उनके लिए कोई प्रोजेक्ट है ऐसा है जो आप सजेस्ट भी करना चाहिए? देखिए, इस पे ऑलरेडी काम हो रहा है, और मैं अगेन मजीद साहब का नाम लेना चाहूँगा कि उन्होंने कहा है कि हम इंशाल्लाह फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर एक ऐसा ब्लॉक भी बनाएंगे जिसमें 3 मरले के प्लॉट होंगे, और वो बहुत ही आसान शराइत पे बहुत थोड़ी कीमत के अंदर
उस पर घर बना के हम लोगों को हैंड ओवर करेंगे, और लोग वहाँ के जो है वो रहायश पजीर हो के उसके बाद वो पैसे देते रहें। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आप किराया देते हो उस तरह आप अपने घर की छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट जी इंशाल्लाह ये इस पे ऑलरेडी काम हो रहा है, और इंशाल्लाह जल्द खुशखबरी आ जाएगी, बड़ा जल्द आप सुनेंगे। फैसल हिल्स कैसा प्रोजेक्ट है? वो कह रही है कोई नाम से फैसल हिल्स कैसा प्रोजेक्ट है? देखिए फैसल हिल्स जो है ना इस वक्त ट्विन सिटीज़ का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है इन्वेस्टमेंट वाइज, क्योंकि वो बिल्कुल इस्लामाबाद के तकरीबन अंदर है। अब मेरा वहाँ पे काफ़ी सेटअप है, मैं घर भी वहाँ पे बना रहा हूँ, 1-2 कमर्शियल बिल्डिंगें हमने कंप्लीट की हैं, एक बड़ा प्रोजेक्ट हमारा वहाँ पे आ रहा है। तो मैं अपनी E11 वाले ऑफिस से निकलता हूँ और मागला एवेन्यू से हार्डली 10 से 11 मिनट बाद मैं फैसल हिल्स वाले अपने ऑफिस में होता हूँ। अच्छा। तो जब उसका प्राइस का कंपेरिजन करते हैं तो नियरेस्ट CDA सेक्टर है D12, जिसका आपने भी अभी ब्रेक में जिक्र किया, और उसके बाद आगे CDA के कुछ सेक्टर्स हैं जो अंडर डेवलपमेंट है मागला एवेन्यू के ऊपर ही। तो उनकी जब प्राइस का हम फैसल हिल से कंपैरिजन करते हैं तो एक जो 4 मरले का प्लॉट D12 के अंदर है वो भी 4.25 करोड़ का है, जबकि अभी आप 5 मरले का प्लॉट फैसल हिल्स के अंदर 5 मिलियन की रेंज में ख़रीद सकते हैं, कि जो बड़े थोड़े टाइम के लिए मैं अपनी एक्सपर्टी से ये बात बता सकता हूँ कि ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा मार्केट में रिसेशन है, थोड़ी सी नेगेटिविटी चल रही है मुल्क के अंदर। राइट टाइम टू बाय अ प्लॉट। यस ये एक परचेजिंग का टाइम है, परचेजिंग और फैसल हिल्स में इस प्राइस में मेरा नहीं ख्याल कि अगले कपल ऑफ मंथ्स में ये अगले फिर ये वही बात हो जाएगी जो फिर हुमायूं ब्रेक में भी कर रहे थे कि फिर आप लोग पछताएंगे कि काश वो वक्त वापस आ जाए और हम जहाँ ये वो इस्लामाबाद है जिसके लिए आप कहते थे कि जी जंगल है यहाँ पे कौन आके रहेगा, और अब मर रहे हैं, आप पिट रहे हैं, आप रोडों पे बैठे होते हैं उनको देखने के लिए कितने प्यारे घर हैं, गुजरते हुए आप कहते हैं ये वाला घर मुझे पसंद है, वो वाला घर पसंद है जो हम ले नहीं सकते। मैं ये करता होता हूँ दोस्तों, गुजरते हुए ये वाला घर पसंद है। एकेडमिया वाला सवाल मैं जल्दी से पूछ लेता हूँ सर, तालीम के लिहाज से रियल एस्टेट की कोई डिग्री अभी तक पाकिस्तान में नहीं कराई जा रही है, ज़्यादा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिग्री है जो कि एक जनरलाइज डिग्री जो कराई जा रही है। आपको नहीं लगता कि अब इंस्टीट्यूशंस में भी रियल एस्टेट को एक जगह मिलनी चाहिए ताकि इस मार्केट को मजीद फ्लरिश किया जा सके? मैं बिल्कुल आपके इस बात से एग्री करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि इसके की बड़ी ज़रूरत भी है, क्योंकि अब इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा भी मिल चुका है। तो पढ़े लिखे लोग आने चाहिए, और एजुकेशन के अलावा रियल एस्टेट का इट्सेल्फ एक प्रॉपर जो है वो कोई प्रोग्राम होना चाहिए, कोई प्रॉपर इसकी जो है वो ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्लाइंट को कैसे डील करना है, चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, ये बिल्कुल होना चाहिए। और फिर अपने लेवल पे जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं मुख्तलिफ़ लोगों से ये बात करता हूँ। 1-2 इंस्टीट्यूट में जाना हुआ, वहाँ पे मैंने ये कहा कि रियल एस्टेट के लिए एक डिग्री का जो है वो एक स्टार्ट इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है, क्योंकि अब ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है, और जब ये इंडस्ट्री बन चुकी है तो पढ़े लिखे लोगों का आना आगे बहुत ज़रूरी है। ठीक है शाह साहब, बहुत सारे लोग जो हमारे साथ हमारे क्लास फेलोज थे, मीडिया से एसोसिएटेड थे, जब वो जॉब करने के टाइम पे आए तो उन्होंने रियल एस्टेट का इंतखाब किया मीडिया को छोड़कर। बहुत लोगों से जब ये डिस्कशंस हुई तो उनका ये कहना था कि ज़िंदगी में जल्दी कामयाब होना है और जल्दी अमीर होना है या जल्दी पैसा कमाना है तो आप रियल एस्टेट में चले जाएं, और एक छक्का लगने की देर है आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। इस बात में कितनी सदाकत है? क्योंकि मैं हमेशा से बिलीवर रही हूँ हार्ड वर्क की, कि आप हार्ड वर्क करोगे आप एक ना एक टाइम आएगा ऊपर चले जाओगे। लेकिन लोग कहते हैं एक छक्का एक मौका। वाकई क्या ये बात सही है कि अगर आप रियल एस्टेट में चले जाते हैं तो एक मौका आपको ज़िंदगी में ऐसा मिलता है कि आप एकदम से बूम? मैं सिर्फ एक जुमला ऐड करूंगा आपके सवाल में। आपने जो कहा ना जो एक छक्का, तो एक छक्का लगता है बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी उस पे भी हार्ड वर्क होती है। तो यही मैं पूछना चाह रही हूँ ना, ऐसा ना लोगों को लगे ना कि बस जाएंगे और एक छक्का लगेगा और हम देखिए डिपेंड्स। जब मार्केट तेज़ होती है ना, मैं अक्सर अपना जो स्टाफ है उनको भी बताता हूँ कि जब मार्केट तेज़ होती है, जब रियल एस्टेट में पैसा बन रहा होता है, तो एक जो जिसके पास हमारे ऑफिस बॉयज़ जाके फ़ोटो कापी कराते हैं वो भी रियल एस्टेट का काम कर रहा होता है। उसके पास भी रियल एस्टेट वाले फ़ोटो कापी कराने आते हैं तो कहता है क्या बेचना है, तो दूसरा आता है तो उसको वो उसकी चीज़ बेच देता है। लेकिन इसमें हार्ड टाइम भी आता है। जैसे अभी हार्ड टाइम है तो आप देखें कि मुख्तलिफ़ शहरों में कितने प्रोजेक्ट रुक गए हैं। आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि इस वक्त जिन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा होगा, बाकी सारे रुके हुए हैं। रियल एस्टेट भी इस वक्त ज़ुबान हाली का शिकार है। तो वो जो अनप्रोफेशनल लोग हैं, जो छक्के के इंतज़ार में हैं, वो बेचारे वैसे ही फारग हो गए। मेरा ये ख्याल है कि छक्के से ज़्यादा आपकी जो अप्रोच है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। ये एक प्रॉपर कैरियर है। मैंने बहुत नीचे से इस काम को स्टार्ट किया है। अगर मैं ये क्लेम करूँ
कि सही रियल एस्टेट का काम मैंने किया तो ये गलत नहीं होगा कि मैंने रेंटल से शुरू किया। किराए के घर हम लगाते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने प्लॉट बेचना शुरू किए, फिर घर बेचना आपका शुरू फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, या फिर हमने घर बनाना शुरू किए, फिर घर कई बनाने के बाद हमने एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाई, फिर एक बिल्डिंग बनाई, उसको मुकम्मल किया। तो मैं ये समझता हूँ कि छक्के वाला आपकी अप्रोच नहीं होनी चाहिए। छक्के लगते हैं रियल एस्टेट के अंदर। एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे करना चाहूँगा, आजकल जैसे रियल एस्टेट में थोड़ा सा स्लम्प है तो लोगों ने पैसा जो है वो बैंकों में रखना शुरू कर दिया कि बैंक्स जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं। अच्छा, फिर 1 साल 1.5-2 सालों के अंदर डॉलर इतना ज़्यादा तेज़ी से ऊपर गया है कि जो ओवरसीज़ हमारे क्लाइंट हैं उनका बड़ा जो ट्रस्ट है वो शेक हुआ है कि यार हमारे तो पैसे, हमने प्रॉपर्टी ली थी तो अगर डॉलर ही पड़े होते तो इतने होते। तो उनके लिए मैं एक बात करना चाहता हूँ कि अगर आपको बैंक इस वक्त 1 करोड़ के पीछे 1,70,000 या 1,80,000, मुझे नहीं पता कितना दे रहा है, या 2 लाख दे रहा है, 18% है, 2 लाख दे रहा है, तो इस वक्त तो चलो रियल एस्टेट जो है वो थोड़ा सा प्रेशर में है, रियल एस्टेट में पैसा नहीं बन रहा। लेकिन जब ये मार्केट रिवील होगी तो मेरा ये 23 साल का एक्सपीरियंस है कि जब स्लम्प के बाद रिवील होती है तो कई गुना ऊपर चली जाती है। आपने 2 करोड़ रुपए अकाउंट में रखे हुए हैं, आप उस पर महीने का 3.5 लाख रुपया ले रहे हैं, लेकिन आपके मुकाबले में एक बंदे ने 2 करोड़ की कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है रियल एस्टेट के अंदर। पता चलता है कि जी एक मार्केट इस्टेब्लिश हो गई है, इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई है, मार्केट में स्टेबिलिटी आ गई है, वो 2 करोड़ वाला 4 करोड़ पे पहुंच गया है, 4 करोड़ वाला 8 करोड़ पे पहुंच गया है, आप उसी 2 लाख पे बैठे हुए हैं। आपने 2 करोड़ बैंक में रखा हुआ है, बैंक ने तो नहीं कहना आपको कि जी मार्केट बड़ी तेज़ हो गई है, 2 लाख भी लेते रहें और आपकी इन्वेस्टमेंट भी हमने डबल कर दी। तो मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ के जो है वो बैड और अच्छे इम्पैक्ट होते हैं। रियल एस्टेट के अंदर मेरी 23 साल हिस्ट्री में और उससे पहले भी जो हमने अपने सीनियर से सुना है कि किसी को कभी लॉस नहीं हुआ। आप ज़मीन लेके छोड़ दें, आज नहीं साल बाद 2 साल बाद वो कई गुना ज़्यादा पैसे देती है। मैं अगेन फैसल टाउन को कोट करूँगा कि 14 लाख वाला जो प्लॉट है वो आज 2 करोड़ का, टाइम कितना हुआ है 5 ईयर्स। तो आप अगर बैंक में वो पैसे रखे हुए होते तो आपने ये 2 करोड़ बना लेना था, कभी भी नहीं। बेशक 20 साल रखें आप बैंक के अंदर। शाहजी, आप तो बहुत बड़े लेवल की माशाल्लाह बात कर रहे हैं। एक जो छोटा ब्रोकर है जिसकी आमदनी ही इस पे बेस्ड है कि वो एक प्लॉट लेता है और उसके बाद फिर उसको बेचता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ता है। मैंने बहुत सारे लोगों को इस फील्ड में इस तरह से देखा है कि फिर लोग उन्हें ताने देना शुरू कर देते हैं कि क्या दे रहा है ये प्लॉट, तुझे दे रहा है खाने को, घर में फाके पड़े हुए हैं तो तुमने प्लॉट लेके रखा हुआ है और तुम कह रहे हो जी मैं प्लॉटों का मालिक हूँ, तो प्लॉट क्या दे रहा है। अब वो बेचारा बेचने भी जाएगा ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार होगा कि शायद कम पे बिक जाए जो मेरे घर की ज़रूरियात है, तब भी कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं होगा। किस तरह बैलेंस करना है एक ऐसे बंदे ने जो शुरू में इस फील्ड में आया है, कहीं छोटा प्लॉट ले ले किसी बड़े की बजाय, उसके लिए भी थोड़ी सी गाइडेंस दें। जी देखें, आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं ना तो आपको इतनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि आपका किचन भी चलता रहे ना। अगर आपके पास 1 करोड़ आपने सारा रियल एस्टेट में लगा दिया तो मैं तो कभी एडवाइस नहीं करूँगा कि आप करें। रियल एस्टेट में हमेशा आप अपना बचा हुआ पैसा लगाएं। लाइक अगर आपका किचन भी चल रहा है, आपके बाकी मामलात भी ठीक हैं, आपके पास एक 5 मिलियन की, 10 मिलियन की, 2 करोड़ की, 4 करोड़ की, 10 करोड़ की एक्स्ट्रा अमाउंट है तो उसको इन्वेस्ट करें ना। आप अगर किसी रियल एस्टेट एडवाइज़र के कहने पे कि जी आप ये 20 लाख है ये जमा कराओ और मैं तुम्हें 30 लाख में बेच दूंगा, ठीक है, आपने सारे का सारा उठा के लगा दिया, तो इसको कहते हैं कि आप मैनेज करके चलें। तनवीर साहब, हमें क्या क्या वक्त खत्म है, बस आखिर से येस और नो में जवाब दे दें। कहते हैं जब मार्केट साकिन है वो सबसे बेस्ट टाइम है परचेज करने के लिए, तब आप चीजें खरीदे। बात सच है? राइट टाइम टू परचेज द लैंड। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आपको ये नहीं पता कि शायद कुछ ही महीने में बूस्ट चला जाए। इंशाल्लाह आप से मुलाकात होगी कल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती वक्त अपना दिया और आपने बड़ी इंसाइट्स बताई। ये 23 साल का एक्सपीरियंस आज आपने जो हमें सिखाया, आज हमें लगता है कि कल से हम भी रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं। अपना बहुत सारा आप लोगों ने ख्याल रखना। इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे कल जुमे के दिन। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है और के साथ देखते रहिए एक और